चैप्टर 171 नए साल का जश्न अकेले मनाना। एक यांग परिवार में यान सियू को बहुत कठिनाई हुई, जिससे यान परिवार के सदस्यों को कुछ हद तक दबा हुआ महसूस हुआ, जिससे नए साल की खुशी कम हो गई। सौभाग्य से 12वें चंद्र माह के 29वें दिन वू परिवार की तीसरी शाखा ने एक और लड़के को जन्म दिया। यह देखकर कि यान परिवार में एक और सदस्य जुड़ गया, आखिरकार हर कोई फिर से खुश हो गया। बड़े भाई, आपको बच्चे का नाम रखना चाहिए। यान झिकियांग ने अपने चेहरे पर एक मूर्खतापूर्ण मुस्कान के साथ यान जियुवान को देखा। चूंकि सबसे बड़ा भाई पिता के समान होता है, जब से उनके पिता का निधन हुआ था, बड़ा भाई यान परिवार का मुखिया था। उनकी पीढ़ी के बच्चों के नाम, जैसे यान वेनशियू, सभी उनके द्वारा दिए गए थे। यान झिगाओ भी खुशी से झूम रहा था। यान परिवार में जितने अधिक पुरुष संतानें थीं, इसका मतलब उतना ही अधिक था कि परिवार फल फूल रहा था और समृद्ध हो रहा था। यह छोटा बच्चा धन्य है। चलो उसे वेन चेंग कहते हैं। चेंग जैसा कि उपलब्धि है। मुझे आशा है कि जब वह बड़ा होगा तो वह बड़ी सफलता हासिल करेगा। यह सुनकर यान झिकियांग तुरंत बड़ी मुस्कुराहट के साथ मुस्कुराने लगा। अंदर मैडम वू ने भी एक संतुष्ट मुस्कान प्रकट की। उनकी तीसरी शाखा परिवार में सबसे कमजोर थी। उनकी शाखा का मुखिया एक ईमानदार आदमी था, दूसरे भाई की तरह चालाक और मिलनसार नहीं था, केवल कुछ कृषि मामलों में मदद करने में सक्षम था। सौभाग्य से वो बच्चे को जन्म देने में सक्षम हो गई और यान परिवार में 3 लड़कों को शामिल कर लिया, जिससे उनकी शाखा का मुखिया थोड़ा लंबा खड़ा हो सका। तभी एक नौकरानी खाने का डिब्बा लेकर अंदर आई। मैडम, आपकी बड़ी बेटी ने आपके लिए कुछ खाना भेजा है। प्रसव कक्ष में अविवाहित महिलाओं का प्रवेश उचित नहीं था। दाओहुआ ने नौकरानी को भोजन का डिब्बा सौंपा, उसे कुछ शब्द दिए और चला गया। यह सुनकर मैडम वू के मुंह से तुरंत हंसी आ गई। यह एक ऐसी लड़की है जिसे परेशानी से गुजरना पड़ा। मेरी गर्भावस्था के दौरान उसने मेरे लिए विभिन्न खाद्य पदार्थ भेजे। इस बार पिछले 2 की तुलना में प्रसव आसानी से हुआ और बच्चे को जन्म देने के बाद मुझे कमजोरी महसूस नहीं हुई। नौकरानी तुरंत हंसी। वास्तव में मेरा मानना कि सबसे बड़ी बेटी मैडम और हमारे 7वें मालिक के बारे में बहुत चिंतित थी। मैडम वो मुस्कुराई। बेशक, आखिरकार यह उसका भाई है। छोटी वेन चेंग, तुम्हें तेजी से बड़ा होना चाहिए ताकि तुम भविष्य में अपनी बड़ी बहन का समर्थन कर सको। नए साल की शाम का रात्रिभोज मैडम ली द्वारा बहुत उदारतापूर्वक तैयार किया गया था। नए साल की पूर्व संध्या पर पूरा परिवार बुढ़िया के कमरे में रुका, बातें कर रहा था और खुशी से हंस रहा था। यान झिगाओ ने पूरे परिवार के सौहार्दपूर्ण दृश्य को मुस्कुराते हुए देखा और बहुत प्रसन्न महसूस किया। यह वर्ष परिवार के लिए सौभाग्य की एक अंतहीन धारा लेकर आया, जिसकी शुरुआत प्रीफेक्चुरल गवर्नर के रूप में उनकी पदोन्नति से हुई, फिर लिटिल प्रिंस की यात्रा से हुई, और अब परिवार में एक और नए सदस्य के साथ। एक अच्छी चीज के बाद दूसरी अच्छी चीज आती थी, जिससे वह अनंत आशा और प्रत्याशा से भर जाता था। बोए गए शीतकालीन गेहूं के बारे में सोचकर यान झिगाओ का उत्साह और भी बढ़ गया। यदि सर्दियों के गेहूं की पैदावार उतनी अधिक होती जितनी उनके छोटे भाई ने कहा था, तो उनका करियर एक और कदम आगे बढ़ जाता। इस विचार के साथ यान झिगाओ की नजर अपनी सबसे बड़ी बेटी पर गई। अपनी बड़ी बेटी के चेहरे पर चमकती मुस्कान देखकर वह भी मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। अब उसे कुछ हद तक समझ में आया कि दूसरे लोग उसकी सबसे बड़ी बेटी से इतना प्यार क्यों करते थे। उसकी मुस्कुराहट देखकर लोगों का मूड अच्छा हो जाता था, मानो उसकी मुस्कुराहट में असीम आशा हो। नए साल के दूसरे दिन परिवारों ने रिश्तेदारों और दोस्तों से मिलने का दौर शुरू कर दिया। सुबह सुबह झू जिंगवांग घर का बना खाना लेकर यान परिवार के पास आया। दाओहुआ ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। तुम अपने चाचा के घर क्यों नहीं गए? झू जिंगवान का मात्र परिवार जिंगझोउ में था, जो जिंगझोउ से सटा हुआ था और ज्यादा दूर नहीं था। झू जिंगवान, क्या आप भी घर पर नहीं रहते? दाओहुआ, मेरे चाचा का घर प्रांतीय राजधानी में है, और अगर हम वहां गए तो हम उसी दिन वापस नहीं लौट पाएंगे। बोलते समय
वो हंसी, हालांकि हम कुछ दिनों में वहां जाएंगे। झोऊ जिंगवान ने अपना सिर उठाया। आप प्रांतीय राजधानी जा रहे हैं? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पब फ्यूचर विज्ञापन। दाओहुआ ने सिर हिलाया। मैं अपने चाचा के घर कभी नहीं गया। नए साल से पहले मेरे सबसे बड़े चाचा ने मुझे और मेरे दो भाइयों को कुछ दिनों के लिए रहने और लालटेन महोत्सव के बाद लौटने के लिए आमंत्रित करने के लिए लिखा था। वैसे मैंने सुना है कि प्रांतीय राजधानी में लालटेन महोत्सव वास्तव में जीवंत है। क्या यह सच है? प्रांतीय राजधानी में लालटेन महोत्सव के उल्लेख पर झू जिंगवान तुरंत उत्साहित हो गए। हाँ, यह बहुत जीवंत है। सड़क पर लालटेन बहुत सुंदर हैं और फूलों की गाड़ी परेड और विभिन्न कलाबाजी प्रदर्शन हैं। बस इसके बारे में बात करने से मैं वहां जाना चाहता हूँ। दाओ हुआ, तो फिर चलो साथ चलें। झू जिंगवान ने अपना सिर हिलाया। उसका चेहरा उतर गया। मैं इस साल ऐसा नहीं कर सकती। झू परिवार का एक वरिष्ठ सदस्य अपना जन्मदिन मना रहा है और हम सभी को अपना सम्मान देने जाना है। यह लालटेन महोत्सव के साथ टकराव के लिए होता है। दाओहुआ ने दया की दृष्टि दिखाई, फिर मुस्कुराते हुए कहा, अगर हम इस साल एक साथ लालटेन देखने नहीं जा सकते, तो हम अगले साल ही जाएंगे। आखिरकार बहुत सारे अवसर होंगे। झोऊ जिंगवान भी मुस्कुराए। ठीक है, क्या आपके परिवार ने सुना? गवर्नर घुओ इस साल झोंगझोऊ नहीं लौटे। दाओहुआ एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि जियो येयांग ने नया साल अकेले बिताया? झोऊ जिंगवान ने धीरे से बोलते हुए सिर हिलाया। मैंने अपने भाई से सुना कि डोंग परिवार नए साल के लिए लिटिल प्रिंस को अपने घर आमंत्रित करना चाहता था, लेकिन उसने मना कर दिया। कभी कभी मैं सोचता हूँ, शाही परिवार के बच्चे बाहर से अनंत महिमा का आनंद लेने के बावजूद वास्तव में काफी दयनीय हैं। उदाहरण के लिए, लिटिल प्रिंस को लें, जबकि अन्य परिवार पुनर्मिलन में एक साथ हैं, वह महल में अकेला है, ठंडा और अकेला। वह कितना अकेला महसूस करता होगा। यह सुनकर दाओहुआ को भी सहानुभूति की वेदना महसूस हुई। झोऊ जिंगवान ने दाओहुआ की ओर देखा। आप लिटिल प्रिंस के साथ बहुत अच्छे से मिलते हैं, आप उसे अतिथि के रूप में अपने घर पर क्यों नहीं आमंत्रित करते? दाओहुआ ने एक पल के लिए सोचा, फिर अपना सिर हिलाया। बेहतर नहीं। झोऊ जिंगवान आश्चर्यचकित था। क्यों नहीं? दाओहुआ, इसके बारे में सोचो। आमतौर पर जब जियो ये यांग हमारे घर आता है, तो यह उसकी अपनी इच्छा से होता है, हमें चेहरा देता है। लेकिन अब नए साल की अवधि के दौरान, अगर हम उसे आमंत्रित करते हैं और वह देखता है कि हमारा परिवार कितना सामंजस्यपूर्ण और खुशहाल है, तो क्या यह इस बात को उजागर नहीं करेगा कि वह और भी अधिक अकेला और अकेला है? जियो येयांग के चरित्र के साथ, वह निश्चित रूप से अपनी कमजोरियों को दूसरों के सामने उजागर नहीं करना चाहेंगे। पब फ्यूचर विज्ञापन। झोऊ जिंगवान ने सिर हिलाया। यह सच है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि मेरे दादा और भाई ने लिटिल प्रिंस को अतिथि के रूप में हमारे घर में आमंत्रित करने का उल्लेख नहीं किया। इसके बाद वे दोनों इधर उधर की बातें करने लगे। झोऊ जिंगवान के चले जाने के बाद दाओहुआ ने महल में अकेले जियो येयांग के बारे में सोचा। ली झिंगनियन नए साल के 5वें दिन पहुंचे और यान परिवार के साथ रात भर रुके। अगले दिन वह दाओहुआ, यान वेनशियो और यान वेनताओ को ले गया और प्रांतीय राजधानी के लिए रवाना हो गया। तुम लड़की, तुम अभी भी खाने का कंटेनर क्यों ले जा रही हो? जहाज पर चढ़ते समय ली जिंगियान ने देखा कि दाओहुआ और उसकी नौकरानी एक एक खाने का कंटेनर ले जा रहे थे, जिससे वह कुछ हद तक चकित हो गया। क्या क्या तुम्हें डर है कि तुम्हारे चाचा तुम्हारे लिए खाना नहीं बनाएंगे? दाओहुआ ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। बिल्कुल नहीं, मुझे पता है कि चाचा और चाची घर पर हमारे लिए सभी स्वादिष्ट और मजेदार चीजें तैयार रखेंगे। यह किसी और के लिए है। ली झिंगनियन ने भौहें उठाई। किसके लिए? दाओहुआ ने भोजन का कंटेनर नीचे रखा, फिर ली जिंगयान की ओर देखा। हम नाव से प्रांतीय राजधानी के रास्ते में वुहुआ पर्वत से गुजर रहे हैं, और मैंने सोचा कि हम लिटिल प्रिंस का भी दौरा कर सकते हैं। यह सुनकर ली झिंगनियन की सांसें तेज हो गईं। तुमने क्या कहा? जाओ, लिटिल प्रिंस से मिलने आओ। यह पहली बार था जब यान वेनशियू और यान वेनकाई ने दाओहुआ को इस योजना का उल्लेख करते हुए सुना था। तुरंत
यान वेनशियू ने कहा, बड़ी बहन, छोटा राजकुमार महल में रहता है और किसी को भी बिना अनुमति के महल के मैदान में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। दाओहुआ ने लापरवाही से मुस्कुराते हुए उसकी कमर पर पस थपथपाया। चिंता मत करो, मेरे पास जेड पेंडेंट है जो लिटिल प्रिंस ने मुझे दिया था। मुझे यकीन है कि मैं इसमें प्रवेश कर सकता हूँ। यह देखकर कि दाओहुआ लिटिल प्रिंस द्वारा दिया गया जेड पेंडेंट भी लाया, यान वेनशियू चुप हो गया। यान वेनकाई ने उत्सुकता से पूछा, बड़ी बहन, छोटे राजकुमार को देखने जाने की परेशानी क्यों? जैसे ही वह बोला, वो खाने का कंटेनर खोलने के लिए बढ़ा, लेकिन दाओहुआ ने उसे रोक दिया। दाओहुआ, छोटे राजकुमार के चाचा झोंगझोऊ नहीं लौटे और वह नए साल के लिए महल में बिल्कुल अकेले हैं। उनसे मिलने जाने में क्या हर्ज है? आपने इसके बारे में पहले क्यों नहीं कहा? यान वेनशियू ने जल्दी से कहा। दाओहुआ, यह कहने का क्या फायदा? आखिरकार वो हमारे घर नहीं आएगा। दूसरी ओर, ली जिंगियान ने 3 भाई बहनों को जियो येयान के बारे में इतनी स्वाभाविक परिचितता के साथ चर्चा करते देखा और गहराई से प्रभावित हुए। कितने समय बाद उसकी बहन का परिवार लिटिल प्रिंस के साथ इतना घनिष्ठ हो गया था। चैप्टर 172, बीमार एक वुहुआ पर्वत की प्राथमिक चोटी की तलहटी में। राजसी और प्रभावशाली रॉयल पैलेस को देखकर, यहाँ तक ली जिंगनन, जो खुद को सांसारिक होने पर गर्व करते थे, कुछ हद तक भयभीत महसूस कर रहे थे। वेनशियू, दाओहुआ, क्या हम वास्तव में अंदर जा रहे हैं? दाओहुआ ने सिर हिलाया, चूंकि हम यहाँ हैं, निश्चित रूप से हमें जाने से पहले उनसे मिलना होगा। रॉयल पैलेस के प्रवेश द्वार पर चाकूधारी अंगरक्षकों का एक दस्ता ड्यूटी पर था। दाओहुआ और अन्य लोगों को देखकर वे तुरंत उन्हें रोकने के लिए आगे बढ़े। यह रॉयल पैलेस है, आलसी लोगों और अन्य लोगों को पास जाने की अनुमति नहीं है। तुरंत चले जाओ। यान वेनशियू ने दाओहुआ पर नजर डाली, फिर आगे बढ़कर कहा, भाई अंगरक्षक, हम लिटिल प्रिंस के सहपाठी थे और हम विशेष रूप से उसे देखने आए हैं। अंगरक्षक ने अधीरता से अपना हाथ लहराया। चले जाओ, चले जाओ। छोटे राजकुमार ने निर्देश दिया है कि वो किसी को नहीं देखेगा, चाहे वह कोई भी हो। नए साल की अवधि के दौरान कई समूह पहले ही आ चुके थे और सिर्फ इसलिए कि उन्होंने एक समूह को अंदर जाने दिया था, क्रोधित लिटिल प्रिंस ने उन्हें 10 पिटाई की सजा दी थी। आज भी उनके नितंबों में दर्द होता है। यह देखकर दाओहुआ ने अपनी कमर से किलिन जेड पेंडेंट निकाला। यह लिटिल प्रिंस का जेड पेंडेंट है। कृपया भाई अंगरक्षक को हमारी यात्रा की घोषणा करने के लिए परेशान करें। यदि आप लिटिल प्रिंस के दोष के बारे में चिंतित हैं, तो आप यूनुच डी फू भी पा सकते हैं। अंगरक्षक ने जेड पेंडेंट लिया और उसे देखा, उसके दिल में आश्चर्य हुआ। उन्होंने तुरंत जेड पेंडेंट दाओहुआ को लौटा दिया और विनम्रता से कहा, कृपया एक क्षण रुकें, मैं तुरंत इसकी रिपोर्ट करूंगा। इतना कहने के बाद वह मुड़ा और रॉयल पैलेस में भाग गया। दाओहुआ ने जेड पेंडेंट को हटा दिया और उसे वापस अपनी थैली में रख लिया। ली जिंगनन को कुछ अनिश्चितता महसूस हुई, क्या हम अंदर आ सकते हैं? दाओहुआ ने थोड़ा सोचा, हमें सक्षम होना चाहिए। वे जियो येयान की गरिमा को ध्यान में रखते हुए उनसे मिलने आए थे। वो आदमी इन दिनों बोर हो रहा होगा, तो क्या उनके लिए यह अच्छा नहीं है कि वे आएं और कुछ देर उससे बातें करें? अंगरक्षक को यूनुच डी फू के साथ लौटने में देर नहीं लगी। करीब से निरीक्षण करने पर यूनुच डी फू चलते समय थोड़ा बेदम लग रहा था। दाओहुआ को देखकर डी फू का चेहरा आश्चर्य से भर गया। मिस यान, नया साल मुबारक। मैं अपनी ओर से यहाँ आपके अच्छे होने की कामना करता हूँ। दाओहुआ मुस्कुराया, यूनुच देफू, आपको भी नया साल मुबारक हो। जैसे ही वह बोली, उसने खाने का डिब्बा अपने हाथ में उठाया। मैं जियो येयान के लिए कुछ खाना लाई हूँ। वह कहाँ है? डी फू का चेहरा उतर गया। लिटिल प्रिंस अपने कमरे में है। कुछ दिन पहले सुबह सुबह मार्शल आर्ट का अभ्यास करते समय उसे ठंड लग गई। वह बीमार है। दाओहुआ के चेहरे पर सदमा दिखा। क्या वह बीमार है? चलो, मुझे जल्दी से उसे दिखाने ले चलो। डी फू ने तुरंत सिर हिलाया और दाओहुआ को रॉयल पैलेस में ले गए। उपेक्षित यान वेनक्सियू, यान वेनकई और ली जिंगनन
सौभाग्य से अंगरक्षक सतर्क था और उसने तीनों लोगों से कहा, कृपया इस ओर आएं। यान वेंशियू और उनके भाई ने थोड़ा सिर हिलाया और शांति से रॉयल पैलेस में प्रवेश किया, जबकि सबसे बड़े ली जिंगनन काफी परेशान दिख रहे थे। उसे दोष मत दो, उनके पिछले संपर्क अधिकतर व्यापारियों के साथ थे। उन्होंने शायद ही किसी उच्च अधिकारी को देखा था, और पहली बार शाही परिवार के करीब होने के कारण यह काफी अच्छा था कि उन्होंने कोई गलती नहीं की। उनके प्रवेश करने के बाद अंगरक्षक ने अपने माथे से नगण्य पसीना पोंछा, यह सोचते हुए कि शुक्र है कि उसने इन लोगों को नाराज नहीं किया है, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग नहीं थे जो उनके स्वागत के लिए व्यक्तिगत रूप से यूनुच डीफू को बाहर ला सकते थे। रॉयल पैलेस का मुख्य हॉल। जियो येयांग, जो मूल रूप से कुर्सी पर बैठकर कहानी की किताबें पढ़ रहा था, जैसे ही उसने सुना कि दाओहुआ और यान वेनशियू आ गए हैं, वो उछल पड़ा और उसने नौकरों को कपड़े बदलने में मदद करने का आदेश दिया। जब तक दाओहुआ पहुंचा, जियो येयांग अपने सामान्य आचरण पर वापस आ गया था, सिवाय इसके कि उसका चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया था। जियो येयांग से कुछ कदम की दूरी पर खड़े दाओहुआ ने ध्यान से उसके रंग की जांच की और भौहें चढ़ाते हुए कहा, आपका शरीर इतना कमजोर नहीं है, आप सिर्फ मार्शल आर्ट का अभ्यास करने से बीमार कैसे हो गए। दाओहुआ को देखकर और उसकी चिंतित निगाहों को देखकर खुश होकर जियो येयांग ने लापरवाही से कहा, यह कोई गंभीर बीमारी नहीं है, मुझे बस थोड़ा पसीना आया और मैंने समय पर अपने कपड़े नहीं बदले, जिससे हल्की सी सर्दी लग गई। मैं अब लगभग पूरी तरह से ठीक हो गया हूँ। दाओहुआ चुप था। नए साल के दौरान बाहर अकेले रहने से उसे विशेष रूप से अकेलापन और अलग थलग महसूस हुआ होगा। अपनी चिड़चिड़ाहट को दूर करने के लिए उसे मार्शल आर्ट का अभ्यास करने के लिए जल्दी उठना पड़ा होगा, है ना? नाटक एबंडनिंग द हस्बैंड में परिवार की मैडम द्वारा छोड़े गए बच्चे के दुखद भाग्य के बारे में सोचते हुए दाओहुआ को एक बार फिर जियो येआन के प्रति सहानुभूति महसूस होने लगी। बेचारा बच्चा। जियो येयांग दाओहुआ की घूरती निगाहों से हैरान हो गया और उसने जल्दी से एक विषय की तलाश की, तो तुमने मुझसे मिलने के बारे में क्यों सोचा? दाओहुआ अपने होश में वापस आए और उसने वांग मैनमैन को खाने का डिब्बा रखने के लिए इशारा किया। मैं कह रही थी कि मैं आपको हॉट पॉट खिलाना चाहती थी, लेकिन कभी मौका नहीं मिला, इसलिए मैं हॉट पॉट बनाने के लिए मसाला ले आई। बिल्कुल सही समय, आप बीमार हैं, है ना? एक गर्म और मसालेदार हॉट पॉट आपको पसीना निकालने में मदद कर सकता है, और कौन जानता है, यह आपकी सर्दी को भी ठीक कर सकता है। अपनी बीमारी के लिए दवा लेने के बाद जियो येयांग पहले से ही अपने मुंह में स्वाद की कमी के बारे में शिकायत कर रहा था। दाओहुआ को हॉटपॉट का जिक्र करते हुए सुनकर उसकी रुचि तुरंत बढ़ गई। अच्छा लगता है, चलो आज दोपहर के भोजन के लिए हॉटपॉट लेते हैं। दाओहुआ ने जियो येयांग के बारे में सोचते हुए, जो न केवल नया साल अकेले बिता रहा था, बल्कि बीमार भी था, सिर हिलाया और कहा, मुझे पहले अपने चाचा को बताना होगा। उसने मूल रूप से सामान छोड़ने, थोड़ी देर बातचीत करने और फिर चले जाने की योजना बनाई थी। तभी जियो येयांग को याद आया कि यान परिवार के 3 लोग आए थे, और उसने तुरंत कहा, चलो बाहर आओ और अपने चाचा से मिलो। जल्द ही जियो येयांग दाओहुआ को लिविंग रूम में ले आया, जहां 3 यान वेनशियू इंतजार कर रहे थे। आपका विनम्र विषय लिटिल प्रिंस को सम्मान देता है। जियो येयांग को देखकर ली जिंगयान तुरंत सम्मान देने के लिए आगे आए। जियो येयांग ने अपना हाथ थोड़ा ऊपर उठाया, औपचारिकताओं की कोई जरूरत नहीं है, आप दाओहुआ के चाचा हैं और यहाँ विवश होने की कोई जरूरत नहीं है, बस आराम से रहें। ली झिंगनियन ने सदमे को अपने दिल में दबा लिया। सिर्फ इसलिए कि वह दाओहुआ के चाचा थे, उन्हें अत्यधिक औपचारिक होने की जरूरत नहीं थी। अपने युवा चाचा को निश्चल खड़े देखकर दाओहुआ आगे बढ़ी, उसका हाथ पकड़ा और उसे फिर से बैठने में मदद की, फिर हंसते हुए कहा, चाचा, छोटा राजकुमार हमें दोपहर के भोजन के लिए रुकने के लिए आमंत्रित करना चाहता है। आप क्या कहते हैं? ली झिंगनियन ने जल्दी से कहा, लिटिल प्रिंस का निमंत्रण स्वीकार करना हमारे लिए खुशी की बात होगी। दाओहुआ ने हॉटपॉट बेस तैयार करने में बहुत प्रयास किया, और चूंकि जियो येयांग पहली बार खाने की इस शैली को देख रहा था,
यान वेनकाई भाइयों की कंपनी और हंसी मजाक के साथ उसने खुद को वास्तव में दोपहर के भोजन का आनंद लेते हुए पाया। नौकर डीफू, जो किनारे पर उनकी देखभाल कर रहा था, ने भी अपने मालिक को अंततः मुस्कुराते हुए देखकर राहत की गहरी सांस ली। छोटा राजकुमार बीमार था, माना जाता है कि उसे सर्दी थी, लेकिन यह दबी हुई हताशा का मामला भी हो सकता था। बीजिंग में, भले ही राजकुमार का जीवन आदर्श नहीं था, उसके पास इंपीरियल पैलेस में महारानी डाउजर और सम्राट का स्नेह था, इसलिए छोटे राजकुमार को बहुत बुरा नहीं लगेगा। लेकिन अब, राजधानी छोड़ने और अन्य परिवारों को उनके पुनर्मिलन और पुत्रवधू का आनंद लेते हुए देखा, जबकि वह खुद बिल्कुल अकेला था, लिटिल प्रिंस के लिए इतना तीव्र विरोधाभास निश्चित रूप से आसान नहीं हो सकता था। बड़ी बहन, ये हॉटपॉट बहुत स्वादिष्ट है, आप इसे घर पर क्यों नहीं बनाती? यान वेनकाई थोड़ा नाखुश थे, केवल हॉटपॉट का स्वाद चखने के बाद, स्कूल शुरू करने से पहले, आपको इसे एक बार और बनाना होगा अन्यथा। दाओहुआ हंसा और बोला, वरना क्या? यान वेनकाई को अपनी बहन की चुनौती भरी निगाहों ने पकड़ लिया, उसकी सांसें थोड़ी उखड़ गईं, वरना, मैं तुम्हें फूलों के बीज ढूंढने में मदद नहीं करूंगा। उधर, जियो येयांग ने यह सुनकर कि यह दाओहुआ पहली बार हॉटपॉट बना रहा है, बहुत बेहतर महसूस किया और उससे कहा, यह ठीक है, अगर आपका चौथा भाई उन्हें नहीं ढूंढता है, तो मैं उन्हें ढूंढने में आपकी मदद करूंगा। यद्यपि छोटा राजकुमार आंशिक नहीं हो सकता, यान वेनकाई ने तुरंत उदास चेहरे के साथ जवाब दिया। डी फू ने जियो येयांग को यान भाई बहनों के साथ हंसते और बातचीत करते हुए देखा, इस पर कुछ सोचा और चुपचाप यान वेनशियू की आस्तीन खींच ली और उसे एक पल के लिए बाहर जाने का संकेत दिया। यान वेनशियू ने अपने चाचा ली झिंगनियन की ओर देखा और उन्हें सिर हिलाते हुए देखकर डीफू के साथ बाहर चला गया। यूनुच डीफू, क्या आपको कुछ चाहिए? डीफू झुके, और यान वेनशियू ने तुरंत उनकी मदद की, कृपया बोलें, यूनुच। यदि यह मेरी शक्ति में है, तो मैं इसे पूरा करूंगा। डीफू ने आह भरते हुए कहा, इस नए साल में, क्योंकि गवर्नर को कुछ मामलों में हिरासत में लिया गया था, लिटिल प्रिंस काफी नाखुश हैं। मैं उम्मीद कर रहा था कि, यदि यह संभव होता, तो मैं 2 युवा मास्टर्स और मिस यान से लिटिल प्रिंस कंपनी में बने रहने का अनुरोध कर सकता था। यान वेनशियू अचंभित रह गया, उसे उम्मीद नहीं थी कि डी फू इस बारे में बात करेगा। डी फू ने आगे कहा, मुझे पता है कि 2 युवा मास्टर्स और मिस यान की अपने चाचा के साथ प्रांतीय राजधानी का दौरा करने की योजना है, और हम लंबी देरी नहीं, सिर्फ एक दिन की मांग करेंगे। आज लिटिल प्रिंस को सचमुच इतना खुश देखकर, मैंने अनुरोध करने की स्वतंत्रता ली। यान वेनशियू वापस अपने होश में आया और तुरंत मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मेरे लिए यह ठीक है। जैसे ही मैंने रॉयल पैलेस में प्रवेश किया, मैं दृश्यों को देखकर दंग रह गया और सोच रहा था कि मैं इसे और अधिक निहारने के लिए वहां कैसे रुक सकता हूँ। डी फू उसकी प्रतिक्रिया पर मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। यान परिवार के सबसे बड़े बेटे के पास निश्चित रूप से शब्दों के साथ एक रास्ता था। तो फिर मैं तुरंत जाऊंगा और छोटे राजकुमार को सूचित करूंगा। वह निश्चित रूप से सहमत होंगे, डी फू ने कहा। यह सुनकर कि यान वेनशियू रॉयल पैलेस में रुकना और उसका दौरा करना चाहता है, जियो येयांग को कोई आपत्ति नहीं थी। मुस्कुराते हुए दाओहुआ की ओर मुड़ते हुए उन्होंने कहा, यहाँ रॉयल पैलेस में सर्दियों का दृश्य थोड़ा छोटा लगता है। यह वसंत ऋतु में है जब यह सबसे सुंदर हो जाता है। दाओहुआ ने अपने सबसे बड़े भाई की ओर देखा, फिर अपने चाचा की ओर, जिनके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी, और कहा, ठीक है, आपको आज दोपहर को हमें एक अच्छा दौरा कराना होगा। चैप्टर 173, चिकन सूप रॉयल पैलेस वुहुआ पर्वत की तलहटी में बनाया गया था, जिसके पास से दयुवान नदी बहती थी। पहाड़ और पानी के बीच स्थित दृश्यावली असाधारण रूप से सुंदर थी। हर जगह मंडप, जल मंडप, कृत्रिम पहाड़ और मीनारें देखी जा सकती थीं। दाओहुआ को सबसे ज्यादा आश्चर्य इस बात से हुआ कि महल के पूर्वी हिस्से में एक तालाब था जो स्विमिंग पूल जैसा दिखता था। जियो येयांग ने दाओहुआ को तालाब को घूरते हुए देखकर समझाया, यह वह जगह है जहां हम गर्मियों में ठंडक पाने के लिए नहाते हैं।
पूल में पानी पहाड़ की चोटी पर स्थित झरनों से लिया जाता है। यह साफ, ठंडा और बहुत ताज़ा है। इसमें भीगना गर्मी को मात देने का एक शानदार तरीका है। आप झरने का पानी भी इस्तेमाल करते हैं। दाओहुआ ने आश्चर्य से भरे चेहरे के साथ कहा। ये प्राचीन अभिजात वर्ग निश्चित रूप से जानता था कि विलासिता में कैसे रहना है। उसे झरने का पानी पीने के लिए भी जगह नहीं मिली, जबकि यहाँ वे इसका उपयोग स्नान के लिए करते थे। महल बहुत बड़ा था। दाओहुआ को इसका केवल आधा भाग देखने के बाद अन्वेषण जारी रखने के बारे में आधे अधूरे मन से महसूस हुआ। इससे कोई मदद नहीं मिल सकी। मौसम बहुत ठंडा था। पिछली रात बर्फबारी हुई थी और छतों पर अभी भी बर्फ की परत जमी हुई थी। ठंडी हवा में बाहर रहकर बर्फीले दृश्यों को निहारने की तुलना में वह अंदर ही सिमटकर वहीं रुक जाना पसंद करेगी। दाओहुआ के गालों को ठंड से लाल देखकर जियो येयांग ने कहा, हम दिन भर इधर उधर घूमते रहे हैं और अब तक हर कोई थक गया होगा। चलो आराम करने के लिए कमरे में वापस चलते हैं और कुछ चाय पीते हैं। यान वेनकाई, हालांकि अभी भी और अधिक देखने की इच्छा रखते हैं, ने सहमति में सिर हिलाया। ठीक है, अगर हमने इस बार चारों ओर देखना समाप्त नहीं किया है, तो हम अगली बार जारी रखने के लिए वापस आएंगे। यान वेनशियू और ली जिंगनन को स्वाभाविक रूप से कोई आपत्ति नहीं थी। समूह शीघ्र ही मुख्य हॉल में लौट आया। डीफू, यह देखते हुए कि आधे दिन तक इधर उधर घूमने के बाद जियो येयांग में काफी सुधार हुआ है, तुरंत अधिक व्यापक रूप से मुस्कुराए। इन दिनों इस छोटे पूर्वज को कमरे में बंद कर दिया गया था। वह बाहर नहीं निकल रहा था, नीचे और बाहर देख रहा था, जिससे वह वास्तव में चिंतित था। अब हालात बेहतर थे। वह मिस यान के साथ बाहर गया था और ऊर्जावान होकर वापस आया था। तुम किस लिए परेशान हो रहे हो? चाय और नाश्ते के बारे में क्या? जल्दी करो और उन्हें परोसो। जियो येयांग, सभी को बैठे देखकर, जबकि डीफू अभी भी एक मूर्खतापूर्ण मुस्कान के साथ वहां खड़ा था, बोलने से खुद को नहीं रोक सका। डीफू को होश आया। जलपान पहले से ही तैयार है। मैं किसी को तुरंत उन्हें लाने के लिए कहूंगा। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, एक नौकरानी खाने का डिब्बा लेकर अंदर आई। नौकरानी को देखकर डीफू की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई और वह सम्मानपूर्वक उसके हाथों से भोजन का डिब्बा लेने के लिए तेजी से आगे बढ़ा। नौकरानी ने बॉक्स डीफू को सौंपते हुए मुस्कुराया, जियो येयांग को प्रणाम किया और फिर बिना कुछ कहे चली गई। दाओहुआ एक तरफ बैठा उत्सुकता से देख रहा था। उसने देखा कि नौकरानी के प्रवेश करने के बाद जियो येयांग का चेहरा काला पड़ गया। जब दाओहुआ विचार कर रही थी कि नौकरानी कौन है, अचानक उसे उस पर एक जलती हुई नजर महसूस हुई। ऊपर देखने पर उसने देखा कि यह डीफू था। डीफू की नजर उसके हाथ में खाने के डिब्बे से लेकर दाओहुआ तक जाती रही, जबकि वह हताश होकर उसकी ओर मुंह बना रहा था। दाओहुआ अचंभित रह गया। उसका क्या मतलब था? उसी क्षण जियो येयांग की आवाज फिर से गूंज उठी, तुम वहां किस लिए खड़े हो? जलपान कहाँ है? उसके स्वर में अधिक चिड़चिड़ापन और अधीरता झलक रही थी। यह देखकर कि दाओहुआ ने उसका संकेत नहीं समझा, डीफू व्यथित लग रहा था। अपने हाथ में खाने के डिब्बे पर नजर डालते हुए वह झिझकते हुए कमरे के बाहर की ओर बढ़ने लगा। इंतजार, प्रेरणा की एक झलक में दाओहुआ को अचानक समझ में आ गया कि डीफू का क्या मतलब था। आपके उस खाने के डिब्बे में कौन सी स्वादिष्ट चीजें हैं? क्या मैं देख सकता हूँ? डीफू तुरंत पलटा। उसकी आंखें आशा से भरी थीं और उसने जियो येयांग को देखा। उसकी ओर से कोई प्रतिक्रिया न देखकर उसने तुरंत भोजन का डिब्बा दाओहुआ और जियो येयांग की कुर्सियों के बीच की मेज पर रख दिया। दाओहुआ ने जियो येयांग के सख्त चेहरे पर नजर डाली, फिर डीफू पर नजर डाली, जो उत्सुकता से उसे देख रहा था। एक पल सोचने के बाद वह खाने के डिब्बे की ओर बढ़ी और ढक्कन खोला। वाह, इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। जैसे ही डिब्बा खोला गया, उसमें से चिकन सूप की तेज खुशबू आने लगी। दाओहुआ ने ढक्कन पकड़कर देखा कि जियो येयांग चुप रही जबकि डीफू अभी भी उसकी ओर देख रहा था। उसने अस्थायी रूप से पूछा, क्या मैं कुछ कोशिश कर सकता हूँ? डीफू का यही मतलब था, है ना? जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, डीफू यह कहने के लिए इंतजार नहीं कर सका,
यह नौकर अभी एक कटोरा और चम्मच ले आएगा। इतना कहकर वह तेजी से भाग गया और नजरों से ओझल हो गया। दाओहुआ थोड़ा स्तब्ध रह गई और काफी देर बाद उसने आखिरकार कहा, मैंने पहले कभी इस बात पर ध्यान क्यों नहीं दिया कि डीफू इतना तेज है। जियो येयांग ने दाओहुआ पर नजर डाली और फिर मेज पर रखे खाने के डिब्बे पर। उसने अपने होंठ हिलाए, लेकिन जब तक डीफू कटोरा और चम्मच वापस लाया, वह यह कहने में कामयाब नहीं हुआ कि भोजन का डिब्बा हटा दिया जाना चाहिए। दिन भर इधर उधर घूमने के बाद मुझे काफी भूख लगी है। यह ब्लैक बोन्ड चिकन सूप बिल्कुल सही समय पर आया है। यह बहुत विचारशील है। दाओहुआ ने कटोरा और चम्मच लिया और अंत में खुद को बचाते हुए सभी को एक कटोरा परोसा। तुम सब शराब क्यों नहीं पी रहे हो? जियो येयांग को स्थिर देखकर दाओहुआ ने अपना कटोरा उठाया और एक घूंट पी लिया। तुरंत उसने सहमति में सिर हिलाया, यह बहुत स्वादिष्ट है। जल्दी से इसे चखें। यह काली हड्डी वाला चिकन आपके मुंह में रखते ही पिघल जाता है। इसे कई घंटों तक पकाया गया होगा। यह कहते हुए उसने झट से एक और घूंट पी लिया। चूंकि जियो येयांग हिल नहीं रहा था, यान वेनशियो और ली जिंगनन ने भी अपने चम्मचों का उपयोग शुरू करना उचित नहीं समझा। दूसरी ओर यान वेनकाई पीछे नहीं हटे। दाओहुआ को शराब पीना शुरू करते देख उसने तुरंत अपना कटोरा उठाया और एक घूंट पीने के बाद वह भी उसके स्वादिष्ट होने की तारीफ करने लगा। जल्दी पी लो। दाओहुआ ने अपना कटोरा जियो येयांग की ओर बढ़ाया और अपनी ठुड्डी से यान वेनकाई की ओर इशारा किया। जब खाने की बात आती है तो मेरा चौथा भाई अद्भुत है। यदि आप जल्दी नहीं करते हैं तो वह सब कुछ खत्म कर सकता है। मानो दाओहुआ के शब्दों की पुष्टि करने के लिए यान वेनकाई की आवाज तभी गूंजी। बड़ी बहन, मुझे एक और कटोरा दो। यह काली हड्डी वाला चिकन सूप एकदम सही है। हाथ में अपना कटोरा लेकर चलते हुए उसने कहा। जियो येयांग की नजर खाने के डिब्बे में बची थोड़ी मात्रा में ब्लैक बोन्ड चिकन सूप पर पड़ी। उसने यान वेनकाई को और अधिक पाने के लिए साहसपूर्वक आगे आते देखा और चिल्लाकर कहा, तुम्हारे लिए कोई नहीं बचा है। यान वेनकाई ने खाने के डिब्बे की ओर इशारा किया, वहां स्पष्ट रूप से कुछ बचा हुआ है और आप नहीं पी रहे हैं। इसे छोड़ना बर्बादी है। जियो येयांग ने तुरंत सूप का कटोरा उठाया और जवाब दिया, किसने कहा कि मैं शराब नहीं पीऊंगा? और इसके साथ ही वह चम्मच दर चम्मच पीना शुरू कर दिया। यान वेनकाई कुछ और कहना चाहते थे, लेकिन डी फू ने तुरंत मुस्कुराते हुए कहा, मास्टर यान, नाश्ता शीघ्र ही यहाँ होगा। कंजूस। यान वेनकाई मन ही मन बुदबुदाया, फिर अपनी जगह पर वापस जाकर बैठ गया। इस बीच दाओहुआ चुपचाप जियो येयांग को देख रहा था, जो अब चुपचाप अपना सूप पी रहा था, और उसके चेहरे पर भ्रम की एक झलक झलक रही थी। खाने का डिब्बा भेजने वाली नौकरानी की हरकतें और जियो येयांग की प्रतिक्रिया दोनों ही अजीब लग रही थीं। कोई बात नहीं, शायद कोशिश न करना ही सबसे अच्छा होगा। कौन जानता था कि यह जियो येयांग की नसों को छू सकता है। जियो येयांग ने अपने कटोरे में सूप खत्म करने के बाद देखा कि दाओहुआ ने कोई हलचल नहीं की। तुम अब और क्यों नहीं पी रहे हो? दाओहुआ ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने इसे आपके लिए छोड़ा है। आप बीमार हैं, आपको अपनी ताकत को और अधिक बढ़ाने की जरूरत है। इसके साथ ही उसने बिना किसी समझौते के बचा हुआ सारा ब्लैक बोन्ड चिकन सूप उसके कटोरे में डाल दिया। जल्दी पी लो। जियो येयांग ने दाओहुआ की ओर देखा और अपना कटोरा उठाकर धीरे धीरे पीना शुरू कर दिया। उसी समय शिखर के मिलिन विला में नौकरानी जो चिकन सूप लेकर आई थी, मुख्य कमरे में दाखिल हुई। उसका चेहरा खुशी से चमक रहा था और खिड़की के पास बेर के फूल बना रही खूबसूरत महिला से कहा, मैडम, युवा मास्टर ने आपके द्वारा बनाया गया चिकन सूप पी लिया। यह सुनकर खूबसूरत महिला ने अपना हाथ रोक दिया और उसके ब्रश पर स्याही लड़खड़ा गई, जिससे कागज पर एक बिंदु बन गया। वह इससे बिल्कुल भी परेशान नहीं हुई और उत्सुकता से पूछा, सच में? नौकरानी ने जोर से सिर हिलाया। इस नौकर ने अपनी आंखों से देखा कि युवा मालिक ने जाने से पहले चिकन सूप के 2 कटोरे खत्म कर दिए। जल्दी बताओ, यह कैसे हुआ? चैप्टर 174। 2 अकेले लोग चिकन सूप और चाय स्नैक्स लेने और पेट भरा हुआ महसूस करने के बाद
दाओहुआ को हिलने डुलने की इच्छा भी कम महसूस हुई। वह चूल्हे के सामने आराम से बैठ गई, इत्मीनान से खुद को आग से गर्म कर रही थी। आसमान अभी भी थोड़ा चमकीला था और रात के खाने से पहले कुछ समय बाकी था। दाओहुआ शांत बैठ सकती थी, लेकिन बाकी लोग बेचैन हो रहे थे। अंदर रहना बहुत उबाऊ है। चलो फिर से टहलने के लिए बाहर चलते हैं। मैंने पहले देखा था कि रॉयल पैलेस में एक मार्शल ट्रेनिंग ग्राउंड लगता है। क्या हम जाकर देखेंगे? यान वेनकाई ने जोर से कहा। यह देखकर कि दाओहुआ ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई, जियो येयांग ने तुरंत अपना हाथ लहराया। यदि आप जाना चाहते हैं तो अकेले जाएं। ऐसे मत बनो, अकेले जाने में कोई मजा नहीं है। यह कहते हुए यान वेनकाई ने जल्दी से अपने बड़े भाई की ओर देखा, उम्मीद थी कि वह उसके साथ आएगा। दुर्भाग्य से यान वेनशियू विनम्र आचरण के विद्वान थे और उन्हें मार्शल आर्ट में कोई रुचि नहीं थी। उसने यान वेनकाई की ओर कंधे उचकाए, यह संकेत देते हुए कि वह भी नहीं जाना चाहता था। यान वेनकाई ने विकल्पहीन होते हुए अपनी निगाहें अपने चाचा की ओर घुमाईं। ली जिंगयान ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। इसके अलावा वो यह देखने के लिए भी काफी उत्सुक थे कि इंपीरियल फैमिली का मार्शल ट्रेनिंग ग्राउंड कैसा दिखता है। यान वेनकाई तुरंत खुश हो गए और ली जिंगयान को घर से बाहर खींच लिया। दोनों के चले जाने के बाद कमरा शांत हो गया। जियो येयांग ने अस्वाभाविक रूप से बातचीत शुरू की। मेरे अध्ययन कक्ष में काफी किताबें हैं, क्या आप जाकर देखना चाहेंगे? दाओहुआ को दिलचस्पी हुई, क्या आपके पास कहानियों की किताबें हैं? यान वेनशियू ने तुरंत कहा, क्या माँ ने तुमसे नहीं कहा कि अब कहानियों की किताबें मत पढ़ो? दाओहुआ चिल्लाया, और जिस शरीर के साथ उसने उठना शुरू किया था वह वापस नीचे गिर गया। हालांकि उसे बहुत अधिक नियंत्रित किया जाना पसंद नहीं था, फिर भी उसे बाहर होने पर अपने सौतेले भाई को कुछ चेहरा देने की जरूरत थी। यह देखकर जियो येयांग को आश्चर्य हुआ और उसने यान वेनशियू की ओर देखा। यहाँ की कहानियों की किताबें रीति रिवाजों और भूगोल के बारे में सभी प्रकार के यात्रा नोट्स हैं, उन्हें पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद यान वेनशियू ने और कुछ नहीं कहा। जियो येयांग ने दाओहुआ पर नजर डाली और उसे जल्दी चलने और पीछे आने का इशारा किया। दाओहुआ जल्दी से फिर से खड़ा हुआ और उसने भौहें ऊपर उठाई, मानो कह रहा हो कि आप वास्तव में जानते हैं कि कैसे खेलना है। उसे इस तरह देखकर जियो येयांग खुश हो गया और हंसते हुए उन दोनों को अध्ययन के लिए ले गया। वाह, यहाँ बहुत सारी किताबें हैं। अध्ययन कक्ष में प्रवेश करने पर दाओहुआ कमरे में भरी हुई किताबों की अलमारियों की पंक्तियों से अभिभूत हो गया। आखिरकार यह प्राचीन काल था, उस समय प्रिंटिंग मशीनें नहीं थीं और किताबें बेहद मूल्यवान थीं। पूरे कमरे में किताबें इकट्ठा करने में बहुत मेहनत करनी पड़ी होगी। बेशक, दूसरी ओर यह रॉयल पैलेस था, इसलिए इतनी सारी किताबें होना कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। दाओहुआ ने किताबों की अलमारियों की पंक्तियों का निरीक्षण करने के बाद जियो येयांग की ओर देखा। इतनी सारी किताबों के साथ आपने कितनी किताबें पढ़ी हैं? जियो येयांग ने पहली कुछ पंक्तियों की ओर इशारा किया, जो सैन्य रणनीतियों और भूगोल पर हैं। मैंने उन सभी को पढ़ा है। दाओहुआ थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। उसे उम्मीद नहीं थी कि जियो येयांग इतनी सारी किताबें पढ़ेगी। यान वेनशियू भी स्पष्ट रूप से प्रभावित थे। किसी परिवार के पुस्तकालय का आकार उसकी विरासत की गहराई का संकेत दे सकता है। उनके यान परिवार की तरह उन्होंने जो किताबें एकत्र की थीं, वे यहाँ दो अलमारियों को नहीं भर पाएंगी। मेहनत से पढ़ाई करने के बावजूद भी उनका ज्ञान प्रमुख परिवारों के बच्चों की तुलना में फीका था। इसके बाद दाओहुआ अपनी पसंद की कहानियों की किताबों की तलाश में गई। इस बीच यान वेनशियू और जियो येयांग ने चर्चा के लिए सैन्य रणनीतियों पर एक किताब उठाई। तब यान वेनशियू को एहसास हुआ कि लिटिल प्रिंस, जो मुख्य रूप से मार्शल अध्ययन पर ध्यान केंद्रित करता था, के पास इतना व्यापक ज्ञान था। उनकी कई बातें और विचार बिल्कुल नए और अनोखे थे। इस एहसास ने यान वेनशियू को अपनी सीखने की कमियों के बारे में और भी अधिक जागरूक बना दिया। अतीत में वो हमेशा खुद को विद्वान और जानकार समझता था, लेकिन लिटिल प्रिंस, डोंग युवानक्सुआन और झो चेंगे जैसे शाही परिवार के सदस्यों को जानने के बाद
उसे पता चला कि हमेशा कोई न कोई बेहतर होता है। वो केवल इसलिए असाधारण दिखाई दे रहा था क्योंकि वो बहुत छोटे दायरे में था। एक बार जब वो उस घेरे से बाहर निकला, तो उसे पता चला कि दुनिया कितनी विशाल थी और वहाँ कितने प्रतिभाशाली लोग थे। कुछ देर तक यान वेंशियू के साथ चर्चा करने के बाद, जियो येयांग ने डाओहुआ को अपने शतरंज सेट के साथ खिलवाड़ करते हुए देखा और रणनीतियों पर किताब नीचे रख दी। उन्होंने यान वेंशियू को खुद पढ़ने के लिए कहा और दाओहुआ चले गए। क्या तुम्हें शतरंज खेलना भी आता है? जब दाओहुआ जांच कर रही थी कि शतरंज के मोहरे जेड से बने हैं या नहीं, जियो येयांग की चिढ़ाने वाली आवाज उसके सिर के ऊपर से आई। दाओहुआ ने ऊपर देखा और जियो येयांग को मुस्कान के साथ उसे देखते हुए देखा। उसके चेहरे पर तुम नहीं समझोगे तो दिखावा क्यों की चिड़चिड़ी अभिव्यक्ति थी। कौन कहता है मैं नहीं कर सकता? उसने जवाब दिया। एक स्पर्श से उसकी हवा निकल गई। जियो येयांग ने भौहें उठाईं, सचमुच? तो फिर हम कुछ राउंड कैसे खेलें? इसे लाओ, मैं नहीं डरता। दाओहुआ ने सीधे बैठते हुए घोषणा की। यह देखकर जियो येयांग भी बैठ गया। जियो येयांग के भरपूर आत्मविश्वास को देखकर दाओहुआ को अनिश्चितता महसूस हुई। वह केवल 5 इन ए रो बजाना जानती थी और वह भी केवल आकस्मिक मनोरंजन के लिए। एक पल सोचने के बाद उसने कहा, मैं शतरंज के खेल के लिए नियम निर्धारित करूंगी। चैप्टर 175। दो अकेले लोग। दो जियो येयांग मुस्कुराए और पूर्ण सज्जनता के साथ एक आकर्षक इशारा किया। जल्द ही दाओहुआ ने गोमोकू के नियमों को समझाया। जियो येयांग ने हंसते हुए कहा, यह इतना आसान है। मैंने सोचा कि आप कुछ जटिल नियम पेश करने जा रहे हैं। दाओहुआ, उसे अचानक महसूस हुआ कि वह पूरी तरह से पराजित होने वाली है। और वास्तव में यही मामला था। यान वेंशियू हाथ में एक किताब लेकर एक तरफ बैठ गया, कभी कभी उन दोनों की तरफ देखता। फिर उसने देखा कि उसकी बहन का चेहरा गहरा और गहरा होता जा रहा था, जबकि छोटे राजकुमार की मुस्कान चौड़ी और चौड़ी होती जा रही थी। उसकी आंखों में आत्मसंतुष्टि कुछ हद तक उसे परेशान कर रही थी। मैं अब और नहीं खेलना चाहता। यह बहुत उबाऊ है। बार बार पराजित होने के बाद, प्रत्येक खेल शुरू होने के बाद तेजी से समाप्त होने के बाद, दाओहुआ को यह भी संदेह होने लगा कि क्या उसकी बुद्धिमत्ता नकारात्मक थी। जियो येयांग ने दाओहुआ की उदास अभिव्यक्ति को देखा और अजीब तरह से उसकी नाक को छुआ। ऐसा लग रहा था जैसे उसने बहुत ज्यादा खेला हो। क्या उसे उसे जीतने देना चाहिए? इस पर कुछ विचार करने के बाद जियो येयांग ने कहा, आप बिना किसी निर्धारित रणनीति के खेल खेलते हैं, बस अपने दिल की सुनते हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि आप जीत नहीं सकते। चलो जारी रखें, मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि कैसे खेलना है। यह देखकर कि जियो येयांग अब उतना आत्मसंतुष्ट नहीं है, दाओहुआ ने अपना ध्यान वापस शतरंज की बिसात पर लगाया। वहां मत जाओ, तुम्हें ऐसे ही जाना चाहिए। रुको, जब आप शतरंज खेलते हैं, तो आपको 3 कदम आगे या उससे भी आगे सोचने की जरूरत होती है। यदि आप यहाँ चले गए और मैंने 2 और मोहरे रख दिए, तो मैं आपको फंसा दूंगा। क्या आप समझ गए? जियो येयांग की बातचीत सुनकर दाओहुआ को यह काफी दिलचस्प लगा। बारी बारी से उन्होंने लगभग पूरी शतरंज की बिसात भर दी। क्या आप कल प्रांतीय राजधानी जा रहे हैं? एक बार जब दाओहुआ अपनी चाल चलने में सक्षम हो गई, तो जियो येयांग ने अन्य चीजों के बारे में बात करना शुरू कर दिया। दाओहुआ ने सिर हिलाया। मम्मा। जियो येयांग, आप कब लौटेंगे? दाओहुआ ने एक टुकड़ा रखा। लालटेन महोत्सव के बाद। जियो येयांग को अचानक चुप होते देख और यह सोचते हुए कि वह लालटेन महोत्सव अकेले बिताने की संभावना पर विचार कर रहा है, दाओहुआ ने सोचा और फिर कहा, अपने पुराने घर में जब भी मुझे अकेलापन महसूस होता, मैं खुद को व्यस्त रखता। एक बार जब आप व्यस्त हो जाते हैं, तो आपके पास उन सभी गंदी चीजों के बारे में सोचने का समय नहीं होगा। उसके शब्दों पर जियो येयांग की आंखें चमक उठी और उसने दाओहुआ की ओर देखा। उसने देखा कि उसका ध्यान अभी भी शतरंज की बिसात पर था, जैसे कि उसके पिछले शब्द लापरवाही से बोले गए हों। यह लड़का, उसने उसके साथ पहेलियां बोलना सीखा था, लेकिन क्या वह सिर्फ अपने पहले शब्दों से उसे शांत करने की कोशिश कर रही थी?
जियो येयांग ने एक टुकड़ा रखा जिससे दाओहुआ का रास्ता अवरुद्ध हो गया, और उसका मुंह देखकर वह अचानक हंसा और बोला, क्या आपके पुराने घर में आपके साथ रहने के लिए आपकी दादी नहीं थी? आपको अकेलापन कैसे महसूस हो सकता है? अपना सिर उठाए बिना और शतरंज की बिसात को ध्यान से देखे बिना दाओहुआ ने कहा, बेशक। आधुनिक दुनिया से प्राचीन युग तक यात्रा करने के बाद वह जिस तरह का आध्यात्मिक अकेलापन महसूस करती थी, उसे अन्य लोग कैसे समझ सकते थे? उसकी दादी ने उसके साथ अच्छा व्यवहार किया, जैसा कि उसके तीसरे चाचा और चाची ने किया, लेकिन समय और स्थान में फैला हुआ विशाल पीढ़ीगत अंतर अभी भी उनके बीच स्पष्ट रूप से मौजूद था। उनकी सोच, उनकी मान्यताएं, उनमें से अधिकांश इस युग के साथ फिट नहीं बैठती थीं। अच्छी तरह से जीने और इस युग में फिट होने के लिए वह अपने वास्तविक स्वरूप को छुपा सकती है, लेकिन किसी व्यक्ति के विचारों को कभी भी खत्म नहीं किया जा सकता है। लंबे समय में आध्यात्मिक अकेलेपन की उस भावना ने उसे कसकर घेर लिया। यदि दमन बहुत लंबे समय तक जारी रहा, तो प्रतिरोध उत्पन्न होगा। अपने गृहनगर में वापस, क्योंकि जिन लोगों के साथ वह बातचीत करती थी वे काफी सरल और दयालु थे, और इसमें बहुत अधिक रुचियां शामिल नहीं थीं, वह अपेक्षाकृत आराम से रहती थी। लेकिन अपने माता पिता के करीब आने के बाद, जैसे जैसे अधिक से अधिक लोगों ने उसे घेर लिया और विभिन्न हित लगातार आपस में जुड़ते गए, और कुछ विचार और राय उसके अपने विचारों के विपरीत थे, वह आत्मसात होने के लिए तैयार नहीं थी, इसलिए वह विद्रोह करने के अलावा कुछ नहीं कर सकती थी। इस प्रकार उसके साथ अपने जैविक पिता से बात करने और बड़ों का अनादर करने जैसी घटनाएं हुई। उसके सामने जियो येयांग अचानक अपनी अचेतन अवस्था से बाहर आ गया, क्योंकि उसे वास्तव में दाओहुआ की आंखों में अकेलापन और सूनापन दिखाई दे रहा था। दाओहुआ का मूड तेजी से बदल गया। सभी लोगों में भावनाएं और इच्छाएं होती हैं। निराशा के क्षण किसके पास नहीं होते? ऐसे समय में आप खुद को ऐसी नकारात्मक भावनाओं में फंसने नहीं दे सकते। आपको उन्हें छोड़ना सीखना होगा। उदाहरण के लिए, जब भी मैं दुखी होता हूँ, तो मुझे खेतों में दौड़ना, फसलों को देखना, प्रकृति के दृश्यों को देखना पसंद होता है और मेरा मूड तुरंत अच्छा हो जाता है। जियो येयांग कुछ सोच में पड़ गया और कुछ देर के लिए चुप हो गया और बोला, मैंने कभी कोई ऐसी युवा महिला नहीं देखी जिसे खेतों में दौड़ने में उतना आनंद आता हो जितना आपको आता है। अंत में जियो येयांग के रास्ते में फंसने का मौका पाकर दाओहुआ ने एक टुकड़ा रखा और कहा, इसमें गलत क्या है? लोग अनाज खाते हैं, और आपकी स्थिति कितनी भी महान क्यों न हो, आप अपने पैरों के नीचे की इस जमीन से बच नहीं सकते। जियो येयांग मुस्कुराए, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। यह कुलीन घरों की सामान्य महिलाओं से थोड़ा अलग है। दाओहुआ ने जवाब दिया, मैं हूँ इस दुनिया में अद्वितीय। मुझे किसी और की तरह क्यों बनना चाहिए? जियो येयांग स्तब्ध रह गया, अपना अगला टुकड़ा रखना भूल गया। दाओहुआ ने अपनी आवाज ढूंढते हुए इन शब्दों को लंबे समय तक बोतल में बंद करके जारी रखा, मुझे पता है, इस दुनिया में कई चीजें हैं जिन्हें मैं नियंत्रित नहीं कर सकती, इसलिए मैं केवल वही समझूंगी जो मैं कर सकती हूँ। मुझे जमीनों का प्रबंधन करने में मजा आता है, इसलिए मैंने अधिक संपत्तियां खरीदी, अनाज, फूल और औषधीय जड़ी बूटियां लगाईं। एक बार जब मैं अपना भरण पोषण कर सकूंगा, तो मुझे दूसरों से अलग होने या लोगों के अनुचित तिरस्कार का सामना करने की चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। दाओहुआ की बातें सुनकर जियो येयांग बहुत प्रभावित हुआ। वह हमेशा से जानता था कि उसके सामने आने वाला व्यक्ति अलग था, चीजों के बारे में उसके अपने विचार और निर्णय थे, लेकिन उसने उससे ऐसी भावनाओं को व्यक्त करने की उम्मीद नहीं की थी। जब आप अपना भरण पोषण कर सकते हैं, तो आपको दूसरों का मुंह देखने की जरूरत नहीं है। जियो येयांग ने इन शब्दों को अपने मन में दोहराया, उसकी आंखें और अधिक चमकने लगीं। तो क्या हुआ यदि राजा उदासीन था और रानी ने उसे त्याग दिया था? जब तक वह स्वयं इतना मजबूत था, उसे इन सब की परवाह क्यों करनी चाहिए? उधर यान वेंशियू भी दाओहुआ की बातों से स्तब्ध रह गया, इतना कि उसे यह भी एहसास नहीं हुआ कि उसने अपनी किताब उल्टी पकड़ रखी है। उसे एहसास हुआ कि वह वास्तव में अपनी इस बहन को ठीक से नहीं समझता है। चैप्टर 176
चाचा के घर की पहली यात्रा, हाहा, मैं जीत गई। जियो येयांग की व्याकुलता का फायदा उठाते हुए दाओहुआ ने तुरंत अपने शतरंज के मोहरों में से एक को रास्ते से हटा दिया और अपना मोहरा रख दिया, फिर उत्साह से ताली बजाई और चिल्लाए। जियो येयांग वापस होश में आया, उसने बोर्ड पर नजर डाली और तुरंत अवाक रह गया। यह लड़की, वह ठीक से धोखा भी नहीं दे सकती थी। उसने तुरंत देखा कि उसका टुकड़ा हटा दिया गया था। उसने बस यही सोचा था कि वह चतुर है, पता चला कि उसने बहुत ज्यादा सोच लिया था। जियो येयांग को अपनी ओर घूरते हुए देखकर दाओहुआ को तुरंत दोषी महसूस हुआ और उसने जल्दी से टुकड़ों को खराब कर दिया, जैसे कि वह अपने कानों को ढकने और घंटी चुराने की कोशिश कर रही हो। यहाँ तक बगल में खड़े यान वेंशियु भी इस ओर देखना बर्दाश्त नहीं कर सके। क्या यह 30 टन चांदी यहाँ छिपी नहीं है का मामला नहीं है? मैं जीत गया। जियो येयांग ने दाओहुआ को देखा, जो जिद कर रही थी कि वह जीत गई है, और बिना अधिक उत्साह के जवाब देते हुए अपना सिर हिलाया। आप जीत गए। दाओहुआ थोड़ा अप्रसन्न हुआ, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आपके शब्दों में ईमानदारी की कमी है? जियो येयांग, तो फिर आपको क्या लगता है मुझे ईमानदारी दिखाने के लिए क्या करना चाहिए? एक पुरस्कार दीजिए। दाओहुआ की आंखें तुरंत चमक उठीं। उसे इस तरह देखकर जियो येयांग ने चिढ़कर कहा, पुरस्कारों की बात करते हुए, तुम मुझसे कई बार हार चुके हो और मुझे एक भी नहीं दिया, और अब तुम मुझसे एक चाहते हो। दाओहुआ ने शर्मिंदगी भरी मुस्कान दी और बुदबुदाया, आप ही हैं जिसने पूछा था। तभी डेफू मुस्कुराते हुए अंदर आया, माय लॉर्ड, डिनर तैयार है। जियो येयांग उठ खड़ा हुआ और यह देखकर कि दाओहुआ अभी भी बैठा हुआ था, हंसा, क्या तुम सच में पुरस्कार चाहते हो? सोचो कि तुम क्या चाहते हो, मुझे बाद में बताओ। अब चलो खाना खाते हैं। दाओहुआ ने अपना सिर हिलाया, भूल जाओ, मेरे पास इतनी मोटी चमड़ी नहीं है कि सिर्फ एक जीत के बाद पुरस्कार चाहूं। अगर मैंने ऐसा किया, तो क्या इसका मतलब यह नहीं होगा कि मुझे और भी अधिक लौटना होगा? नहीं धन्यवाद। इतना कहकर वह तेजी से अध्ययन कक्ष से बाहर चली गई। जियो येयांग ने यान वेंशियू की ओर देखा और मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया, तुम्हारी बहन वास्तव में एक तरह की है। यान वेंशियू के कुछ भी कहने का इंतजार न करते हुए वह उसके पीछे चला गया। पीछे रह गया, यान वेंशियू केवल चुपचाप डेफू पर नजर डाल सका और फिर असहाय होकर उसका पीछा करने लगा। रात के खाने के बाद हर कोई बातचीत करने के लिए लिविंग रूम में इकट्ठा हुआ। ली जिंगनन व्यापक अनुभव और सहज बातचीत वाला एक घूमने फिरने वाला व्यक्ति था। एक के बाद एक कहानियां उनसे प्रवाहित होती गईं, जिन्होंने दाओहुआ और अन्य लोगों को पूरी तरह से मंत्रमुग्ध कर दिया। रात 9 बजे तक सभी लोग अनिच्छा से आराम करने के लिए अपने कमरे में वापस चले गए। साइड हॉल में उसके दो भतीजे पहले ही अपने कपड़े उतार चुके थे और सोने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन ली जिंगयान अभी भी उत्तेजना की स्थिति में था और उसे सोना मुश्किल हो रहा था। अंकल, सो जाओ, हमें अभी भी कल यात्रा करनी है। यान वेंकाई ने खुद को कवर के नीचे दफनाने और गहरी नींद में सो जाने से पहले बुदबुदाया। यान वेंशियू ने थोड़ी बेबसी के साथ अपने चाचा की ओर देखा, जिनकी आंखें अभी भी चमक रही थीं। चाचा बहुत ऊर्जावान थे, दिन भर महल के चारों ओर घूमने के बाद वह अभी भी उज्ज्वल और सतर्क था, भले ही वह पहले से ही काफी थका हुआ महसूस कर रही थी। यान वेंशियू को उसके सोने का इंतजार करते देख ली जिंगनन ने तुरंत कहा, तुम सो जाओ। तुम्हारे चाचा थोड़ी देर और बैठेंगे और इस महल के शयन कक्ष को अच्छे से देखेंगे। शायद ये उसके जीवन का एकमात्र मौका होगा जब वो किसी महल के अंदर रहेगा, इसलिए वह सब कुछ अपने साथ ले जाना चाहता था। यह सुनकर यान वेंशियू ने आगे बहस नहीं की, क्योंकि वह वास्तव में बहुत नींद में थी और उसका साथ देने के लिए रुकी नहीं थी। दाओहुआ दूसरी तरफ के हॉल में रुकी थी, और थका देने वाले दिन के बाद बिस्तर पर लेटते ही वह जल्दी ही गहरी नींद में सो गई। अगली सुबह वांग म्यानमेन और अन्य लोगों की बातचीत की आवाज से दाओहुआ जाग गया। मनमन, अभी वह कौन था? कपड़े पहनने के बाद दाओहुआ ने वांग म्यानमेन को एक बड़ा लाल पंख वाला साटन लबादा पकड़े हुए आते देखा।
यह स्टीवर्ट डेफू था। वो यह कहते हुए एक लबादा लेकर आया कि यह उस युवा महिला के लिए ठंड से बचने के लिए है। वांग मैनमैन ने दाओहुआ को लबादा सौंपते हुए समझाया। दाओहुआ ने लबादे की चिकनी साटन और रोएंदार सफेद फर की परत को महसूस किया और भौहें चढ़ाते हुए कहा, जियो येयांग दोबारा चीजें क्यों भेज रहा है? मुझे उन्हें स्वीकार करने में शर्मिंदगी महसूस होने लगी है। हालांकि वह हमेशा बदले में कुछ न कुछ देती थी, लेकिन वह लाभ लेने की भावना से छुटकारा नहीं पा सकती थी। वांग मैनमेन ने सोचा कि दाओहुआ उपहार प्राप्त करने से असंतुष्ट है। उसने जल्दी से स्पष्ट किया, मैंने मना करने की कोशिश की, लेकिन स्टीवर्ट डेफू ने इसे देने पर जोर दिया और मैं उसके साथ बहस नहीं कर सका। कुछ सोचने के बाद, चूंकि कपड़ों को कोई मूल्यवान चीज नहीं माना जाता था और मिलनसार परिवारों के लिए उपहारों का आदान प्रदान करना आम बात थी, दाओहुआ ने इस मामले पर अब और ध्यान न देने का फैसला किया। चलो नहा धो लें। जैसे ही वह कमरे से बाहर निकली, दाओहुआ ने लबादे को देखा और एक पल के चिंतन के बाद उसे पहन लिया। जियो येयांग जैसा था, उसे संदेह था कि अगर उसने इसे नहीं पहना तो वह नाराज हो जाएगा। दरअसल, जब वह मुख्य हॉल में पहुंची, तो जियो येयांग ने दाओहुआ को उसका भेजा हुआ लबादा पहने हुए देखा और तुरंत अपने होठों पर मुस्कुराहट बिखेर दी। यान वेनकाई की आंखें चमक उठी। बड़ी बहन, मैंने आपको पहले कभी वह लबादा पहने हुए नहीं देखा, यह वास्तव में अच्छा लग रहा है। दाओहुआ मुस्कुराया, मुझे लगता है कि यह अच्छा भी लग रहा है, और गर्म भी है। दाओहुआ को यह कहते हुए सुनकर जियो येयांग का मूड और भी बढ़ गया। यान वेनशियू ने उस पर नजर डाली और कुछ नहीं कहा। वह जानता था कि पहले उसकी सबसे बड़ी बहन ने छोटे राजकुमार को औषधीय स्नान का नुस्खा दिया था। उस नुस्खे का मूल्य कम नहीं रहा होगा, क्योंकि डोंग युवानक्सुआन ने इसके बारे में अप्रत्यक्ष रूप से पूछताछ भी की थी। छोटे राजकुमार के लिए बदले में लबादा देना कोई बड़ी बात नहीं थी। नाश्ते के बाद, जाने के लिए उठने से पहले सभी ने जियो येयांग के साथ कुछ देर तक बातचीत की। जियो येयांग, जब अकादमी में छुट्टी हो और तुम उब जाओ, तो मेरे 3 भाइयों के साथ मेरे घर पर खेलने आ जाओ। जब वे जा रहे थे, दाओहुआ ने जियो येयांग से यह बात कही। जियो येयांग ने अपना सिर हिलाया, जिससे डेफू उन्हें यात्रा महल से बाहर ले गया। जब तक डेफू वापस लौटा, जियो येयांग एक अन्य खाद्य डिब्बे को देख रहा था, जिसे दाओहुआ लाया था, जो विभिन्न जानवरों के आकार की पेस्ट्री से भरा हुआ था। डेफू ने टिप्पणी की, इतनी सारी पेस्ट्री, मिस यान चंद्रमाह के अंत तक आपके खाने के लिए तैयारी कर रही होंगी। जियो येयांग ने हंसते हुए कहा, दाओहुआ सोचता है कि मैं एक सुअर हूँ। उसने सुअर के सिर के आकार का एक खजूर पेस्ट केक उठाते हुए और उसे अपने मुंह में भरते हुए कहा। उसे मीठा खाने का शौक नहीं था और वह ज्यादातर पेस्ट्री के प्रति उदासीन था, लेकिन उसे दाओहुआ द्वारा बनाई गई पेस्ट्री का काफी आनंद आता था। उसके लिए खाने का पूरा डिब्बा लाना मुश्किल रहा होगा, क्योंकि पहले उसने देखा था कि उसकी नौकरानी उसे मुश्किल से उठा सकती थी। मैं पढ़ने जा रहा हूँ, राजकुमार ने घोषणा की। डेफू को पेस्ट्री हटाने का संकेत देने के बाद, जियो येयांग अध्ययन की ओर चला गया। अंकल, हमें प्रांतीय राजधानी पहुंचने में कितना समय लगेगा? यान वेनकाई नाव पर बेचैन हो रहे थे और पूछते रहे। ली झिंगनियन ने आकाश की जांच की। हम दोपहर तक पहुंच जाएंगे। बहुत अधिक इधर उधर मत घूमो, नहीं तो तुम समुद्र में बीमार हो जाओगे। दाओहुआ ने हंसते हुए बातचीत की कमान संभाली। चाचा, चिंता मत करो, चौथा भाई वास्तव में स्वस्थ है, वो समुद्र में बीमार नहीं पड़ेगा। ली झिंगनियन ने अपने भतीजों, बछड़ों की तरह मजबूत, पर एक नजर डाली और कुछ नहीं कहा। दाओहुआ को डेक पर खड़े और उत्सुकता से नदी के किनारे के दृश्यों को देखते हुए देखकर, ली जिंगियान यान वेनशियू के पास बैठ गए। दाओहुआ ने जो लबादा पहना है वो लिटिल प्रिंस का एक उपहार लगता है, क्या इसे ऐसे ही स्वीकार करना ठीक है? यान वेनशियू ने अपना सिर हिलाया, यह ठीक है, क्या सबसे बड़ी बहन भी उपहार नहीं लाई? यह सुनकर, ली जिंगनन का मुंह हिल गया। क्या आप उसकी भतीजी के 2 खाने के डिब्बों की बात कर रहे हैं? ठीक है, बच्चों के बीच आदान प्रदान उतना लाभ प्रेरित और मूल्य से संबंधित नहीं होना चाहिए जितना कि वयस्कों के बीच होता है।
यान वेनशियू ने एक पल के लिए सोचा और फिर ली जिंगयान को संबोधित किया। अंकल, बेहतर होगा कि हम ट्रैवल पैलेस में रात भर रुकें। हमें पहले से ही लिटिल प्रिंस के साथ घनिष्ठता के कारण बहुत अधिक ध्यान मिल रहा है। अगर दूसरों को पता चला कि हम ट्रैवल पैलेस में रुके थे, तो इससे परेशानी हो सकती है। ली झिंगनियन ने सिर हिलाया, यान वेनशियू को कंधे पर थपथपाया और राहत के साथ कहा, आप बहुत बड़े हो गए हैं और अब आप चीजों को और अधिक ध्यान से सोचते हैं। चिंता मत करो, तुम्हारे चाचा जानते हैं कि कैसे व्यवहार करना है। दोपहर 1 बजे दाओ हुआ और अन्य लोग अंततः ली निवास पर पहुंचे। आने में इतना समय क्यों लगा? जैसे ही ली झिंगनियन उन तीनों के साथ मुख्य द्वार से गुजरे, तभी दो चाचियां और कई चचेरे भाई बहन यह खबर पाकर उनसे मिलने के लिए बाहर आ गए। वेनशियू, वेनकाई, दाओहुआ, दोनों चाचियों को बधाई। यान वेनशियू जल्दी से अपने भाई बहनों को सम्मान देने के लिए ले गया। फैन परिवार की सबसे बड़ी चाची ने तुरंत उनकी मदद की और फिर उसे अच्छी तरह से देखने के लिए दाओहुआ को अपने पास खींच लिया। ये निश्चित रूप से यही होगी। हे भगवान, वो कितनी सुंदर हो गई है। यहाँ देखो, दूसरी भाभी, आओ और इस बच्चे को देखो। क्या वह अपने समय में हमारी छोटी बहन से भी अधिक आकर्षक नहीं थी? एक सौम्य दिखने वाली महिला मुस्कुराते हुए पास आई और दाओहुआ की जांच की। वास्तव में, वह है। हमारी छोटी बहन की बेटी अपनी माँ से भी बेहतर लगती है। ली परिवार की दो चाचियों का व्यक्तित्व अलग अलग था, एक सीधी सादी और जिंदादिल और दूसरी सौम्य और शालीन। दोनों का रख रखाव बहुत अच्छे से किया गया था और वे लगभग 30 के आसपास के लग रहे थे। बस, बहुत हो गया। क्या आप आंटियों ने कभी ऐसा देखा है? बच्चे के बारे में इस तरह बात करते हुए वह शर्मिंदा हो रही है। ली जिंगियान ने हंसते हुए कहा, आइए हम अपनी बातचीत घर के अंदर जारी रखें। फैन फैमिली चाची तुरंत हंसी, मुझे देखो, मैं इतनी उत्साहित हो गई कि मैं खुद को भूल गई। यह कहते हुए उसने दाओहुआ का हाथ पकड़ लिया और अपने बेटे को वेनशियू और उसके भाइयों को अंदर बुलाने का इशारा किया। अपनी उत्साही चाची द्वारा उस पर हावी होने के कारण दाओहुआ केवल वही कर सकती थी जो उससे कहा गया था, वह आज्ञाकारिता की प्रतिमूर्ति थी। उनके पीछे ली परिवार के दो चचेरे भाई इकट्ठे हुए, गुप्त रूप से दाओहुआ और उसके भाई बहनों को देख रहे थे। मुख्य शाखा के लिए जिक्सिन ने फुसफुसाते हुए कहा, क्या माँ ने यह भी कहा कि चूंकि ये ग्रामीण इलाकों में पली बड़ी है, इसलिए परिवार में वैध बेटियों द्वारा उस पर ग्रहण लगाया जा सकता है? अब उसे देखो, यह सब बकवास है। चैप्टर 177 का लाभ उठाया दाओहुआ का नेतृत्व ली परिवार की सबसे बड़ी चाची ने केंद्रीय प्रांगण में किया। रास्ते में फैन परिवार की मुखिया ने दाओहुआ को लगातार मुस्कुराहट के साथ देखा, इस हद तक कि खुद को मोटी चमड़ी वाला मानने वाली दाओहुआ को भी शर्मिंदगी महसूस हुई। कमरे में प्रवेश करने पर भी फैन कुलमाता की निगाहें दाओहुआ पर टिकी रहीं। बड़ी भाभी, कृपया देखना बंद करें। आप युवा लड़की को घूर घूर कर शर्मा रहे हैं। जियांग परिवार की दूसरी चाची ने हस्तक्षेप करते हुए दाओहुआ को श्रीमती फैन की पकड़ से बचाया। श्रीमती फैन ने हंसते हुए कहा, जब उसका चेहरा लाल हो जाता है, तो वह और भी सुंदर लगती है। दाओहुआ, यह सबसे बड़ी चाची तो बहुत जबरदस्त थी। श्रीमती जियांग ने हंसते हुए दाओहुआ को बैठने के लिए खींच लिया, फिर कहा, यही तो तुम्हारी सबसे बड़ी चाची है। जब वह एक खूबसूरत लड़की को देखती है, तो वह मोहित हो जाती है। आप नहीं जानते, लेकिन उसने आपके सबसे बड़े चाचा से शादी इसलिए की क्योंकि वह आपकी खूबसूरत माँ के प्यार में पड़ गई थी। यह सुनकर दाओहुआ हैरान रह गई, उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। यान वेनशियू और यान वेनकाई भी आश्चर्यचकित रह गए। श्रीमती जियांग को अतीत का जिक्र करते हुए सुनकर श्रीमती फैन ने कोई शर्मिंदगी नहीं दिखाई, बल्कि गर्व से मुस्कुरा उठी, मैं सिर्फ आपकी माँ की पूजा करती हूँ। वो इतनी प्यारी सुंदरता थी, आंखों को प्रसन्न करती थी और दिल को देखने के लिए सुखदायक थी। बोलते समय वो आत्मा संतुष्ट हंसी में फूट पड़ी, फिर दाओहुआ और उसके भाई बहनों को संबोधित करना जारी रखा। जब मैंने पहली बार तुम्हारी माँ को देखा, तो मैंने मन में सोचा, परिवार में इतनी खूबसूरत लड़कियों के साथ
पुरुष दिखने के मामले में बहुत दूर नहीं हो सकते। बाद में जब मैं तुम्हारे सबसे बड़े चाचा से मिला तो मैं थोड़ा निराश हुआ, लेकिन वह योग्य थे, इसलिए मैंने अनिच्छा से शादी कर ली। दाहुआ टिप्पणियों से स्तब्ध रह गया। क्या यह किसी प्राचीन चेहरे के पारखी का मामला था? और उस पर एक चरम दाहुआ की चौड़ी, मासूम और मनमोहक खुबानी आंखों को देखकर श्रीमती फैन उसके कोमल गोरे गालों को छूने से खुद को रोक नहीं सकी। हे भगवान, यह त्वचा इतनी अच्छी कैसे हो सकती है? आप इसकी देखभाल कैसे करते हैं? दाहुआ ने चौंकते हुए अपनी प्रसन्न सबसे बड़ी चाची की ओर देखा। उसके मन में एक ही विचार था, उसका सिर्फ फायदा उठाया गया है। नीचे से ली जिंगियान ने श्रीमती फैन को असहाय दृष्टि से देखा, फिर भी वह अपनी मुस्कान नहीं दबा सके। दाहुआ को निर्भीक माना जाता था, लेकिन अब वह पूरी तरह से हिल गई हुई लग रही है। सबसे बड़ी भाभी, उसे चिढ़ाना बंद करो और छोटों को एक दूसरे को जानने दो, उन्होंने सुझाव दिया। तभी श्रीमती फैन ने अपना चंचल मूड अलग करते हुए ली चेन्नई और उसके भाई बहनों की ओर देखते हुए कहा, आप किसका इंतजार कर रहे हैं? जल्दी करो और अपनी बहन से मिलने आओ। दाहुआ तुरंत खड़ा हुआ और अपने 3 बड़े पुरुष चचेरे भाइयों और 2 महिला चचेरे भाइयों को प्रणाम किया। श्रीमती जियांग खड़ी हुई और उन्हें एक एक करके दाहुआ से मिलवाया। यह आपकी पहली यात्रा है, इसलिए हो सकता है कि आप उन्हें पहचान न सकें। मैं आपको बता दूं, यह आपका सबसे बड़ा चचेरा भाई है, ली चेन्नई। वह आपके भाई से 2 साल बड़ा है। यह आपका दूसरा चचेरा भाई है, ली चेनलियांग, आपके भाई से 1 साल बड़ा है। और यह आपका तीसरा चचेरा भाई है, ली चेनजी, जो आपके चौथे भाई की उम्र का है, लेकिन कुछ महीने बड़ा है। 2 चचेरी बहनों की ओर इशारा करते हुए उसने आगे कहा, यह आपकी सबसे बड़ी चचेरी बहन है, ली जिटोंग, जो आपसे 3 साल बड़ी है। और यह आपकी दूसरी चचेरी बहन है, ली जिक्सिन, जो आपसे 2 साल बड़ी है। आपकी 2 छोटी चचेरी बहनें भी हैं, लेकिन वे रखेलों से पैदा हुई हैं, इसलिए आज आप उनसे नहीं मिलेंगे। दाओहुआ ने चुपचाप सभी को अपने मन में नोट किया। प्राचीन समय में एक परिवार में कुछ से 1 दर्जन या 20 या उससे भी अधिक सदस्य शामिल हो सकते थे, इसलिए लोगों को पहचानना और नाम याद रखना एक वास्तविक चुनौती थी। यान कबीले में कुछ घरों में परिवार के दर्जनों सदस्यों के साथ 4 पीढ़ियां एक साथ रहने का दावा करती थीं। जब दाओहुआ को बूढ़ी मैडम यान द्वारा दूसरों से मिलने के लिए बाहर ले जाया गया, तो उसने शुरू में कई गलतियां की। इसमें कोई मदद नहीं कर रहा था, याद रखने के लिए बहुत सारे लोग थे और सभी के नाम सही सही बता पाना असंभव था। हालांकि वर्षों के प्रशिक्षण के बाद उसमें काफी सुधार हुआ था। फिर भी शर्मिंदगी और किसी की पहचान में गलती से बचने के लिए वह हमेशा अपना होमवर्क पहले ही कर लेती थी। दाओहुआ ने अपने आगमन से पहले मैडम ली द्वारा दी गई ब्रीफिंग को याद किया। सबसे बड़े और तीसरे चचेरे भाई और दूसरी महिला चचेरी बहन उसके सबसे बड़े चाचा के परिवार से थी। दूसरा पुरुष चचेरा भाई और सबसे बड़ी महिला चचेरी बहन उसके दूसरे चाचा के परिवार से थे। किसी भी गलती से बचने के लिए उसने मानसिक रूप से इस जानकारी को पढ़ा। परिचय के बाद दाओहुआ को श्रीमती फैन के बगल में बैठने के लिए वापस खींच लिया गया। शायद इसलिए क्योंकि यह दाओहुआ से उनकी पहली मुलाकात थी। चचेरे भाई बहन इस नए रिश्तेदार के बारे में अपनी जिज्ञासा के बावजूद बातचीत शुरू करने में बहुत शर्म महसूस कर रहे थे। ओह, तुम सब क्या कर रहे हो? हम में से कौन एक दूसरे को नहीं जानता? इतना दिखावा क्यों? यान वेनकाए अपने चचेरे भाइयों की संयम और चुप्पी को बर्दाश्त नहीं कर सका। वह और उसका बड़ा भाई कई बार अपने चाचा के घर गए थे और अपने सभी चचेरे भाइयों को जानते थे। पिछली यात्राएं हमेशा मौज मस्ती और हंसी मजाक से भरी होती थीं, फिर भी इस बार कोई भी बोलता नहीं दिख रहा था, जो उनके लिए असामान्य था। कुछ चचेरे भाइयों को अपने चौथे भाई की बातों से शर्मिंदा देखकर दाओहुआ जोर से हंसने से खुद को नहीं रोक सका। उसका चौथा भाई वास्तव में एक खजाना था, अपने मन की बात कहने से कभी नहीं डरता था और फिर भी कभी परेशान नहीं करता था।
ली चेनई ने दाओहुआ को अपनी आंखों में चिढ़ाने वाली चमक के साथ उन्हें मुस्कुराते हुए देखकर एक अजीब सी मुस्कान दी और जल्दी से अपनी नजरें हटा ली और यान वेनशियू के साथ बातचीत शुरू कर दी। यान वेनकाई के रुकावट के साथ युवा पीढ़ी अंततः जीवित होने लगी। यी, आप आमतौर पर घर पर क्या करते हैं? ली जिक्सन के बगल में बैठ गया और बातचीत करने के लिए दाओहुआ के पास आ गया। दाओहुआ ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं पढ़ता हूँ, लिखता हूँ, सुई का काम सीखता हूँ और कभी कभी फूलों और पौधों की देखभाल करता हूँ। आपके बारे में क्या, चचेरे भाई? दाओहुआ के सौम्य स्वर और मधुर मुस्कान को देखकर ली जिक्सुआन को रिश्तेदारी की भावना महसूस हुई। वो कम संयमित हो गई। हम ज्यादातर वही चीजें सीखते हैं लेकिन कुछ अतिरिक्त कलाओं के साथ। ओह, दाओहुआ को जिज्ञासा हुई, तुम चचेरे भाई बहन कौन सी कलाएं सीखते हो? ली जिक्सुआन ने कहा, मैं कोंग हो बजाता हूँ, जबकि मेरी दूसरी बहन नृत्य सीखती है। क्या आप कोई कला नहीं सीखते, चचेरे भाई? दाओहुआ ने शर्म से मुस्कुराते हुए कहा, मुझे लगता है कि मेरे पास कला के लिए कोई प्रतिभा नहीं है। ली जिक्सन ने चिल्लाकर कहा, तो फिर, चचेरे भाई, अगर आपको किसी भोज में प्रदर्शन करना हो तो आप क्या करेंगे? कुछ सोचने के बाद दाओहुआ ने गंभीरता से उत्तर दिया, मैं स्केडेडल करूंगा। ओह, ली जिक्सुआन और ली जिक्सन को ऐसे उत्तर की उम्मीद नहीं थी और क्षण भर के लिए उनके पास शब्द ही नहीं बचे थे। इस बीच फैंग फैमिली और जियान फैमिली बिना किसी हस्तक्षेप के युवाओं को आपस में मजाक करते हुए देखती रही। चचेरे भाई, तुमने गले में क्या पहना है? थोड़ी देर बात करने के बाद ली जिक्सन आराम करने लगी और उसने दाओहुआ से उसके गले में लगे पेंडेंट के बारे में पूछा। दाओहुआ ने नीचे देखा और मुस्कुराया, यह वह हार है जो मौसी ने मुझे दिया था। ली जिक्सन ने अपना सिर हिलाया, मैं हार की बात नहीं कर रही हूँ, बल्कि उस पर लगे सुनहरे लॉकेट की बात कर रही हूँ। उसने और उसकी माँ ने अपनी चाची के साथ हार की खरीदारी की थी, इसलिए वह इससे परिचित थी, लेकिन जब उन्होंने इसे खरीदा तो हार में वह सुनहरा लॉकेट नहीं था। दाओहुआ ने देखने के लिए हार उठाया, ओह, आपका मतलब यह है? यह एक पॉकेट घड़ी है। जब इसे गर्दन पर अकेले पहना जाता है तो यह कपड़ों के साथ अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैंने इसे हार में सेट कर लिया था। एक पॉकेट घड़ी। ली झिंगनियन ने सुना और तुरंत देखा, यह एक पॉकेट घड़ी है। वे विदेशी वस्तुएं हैं, यहाँ काफी दुर्लभ हैं, केवल। वह रुका, फिर अपना स्वर बदलते हुए उसने पूछा, आपको यह कहाँ से मिली? दाओहुआ ने उत्तर दिया, एक मित्र ने मुझे यह दिया। तुरंत ली जिंगनन को इसका आभास हुआ। यह फिर से छोटा राजकुमार रहा होगा। चचेरे भाई, क्या मैं इसे देख सकता हूँ? ली जिक्सन मोहित हो गई, क्योंकि उसके दूसरे चाचा ने भी ऐसी पॉकेट घड़ी कभी नहीं देखी थी। बिल्कुल, दाओहुआ ने सिर हिलाया, बिना किसी हिचकिचाहट के। उसने हार उतार दिया और ली जिक्सन और उसकी बहन को सौंप दिया। उसे इतना उदार देखकर फैन फैमिली और जियान फैमिली के चेहरे पर मुस्कान फैल गई। तभी ली जिंगचांग बाहर से लौटे। दाओहुआ भाई बहन तुरंत उसका स्वागत करने के लिए खड़े हो गए। ली जिंगचांग ने हाथ हिलाकर उन्हें बैठने का इशारा करते हुए कहा, आपके बड़े चाचा पिछले कुछ दिनों से सोशल कॉज में काफी व्यस्त हैं और आपको लेने नहीं आ सके, तो आप आज ही क्यों आए? बोलते समय उसने ली जिंगियान की ओर देखा। ली जिंगियान ने उत्तर दिया, हमें सड़क पर देरी हो गई। यह देखकर कि उन्होंने विस्तार से नहीं बताया, ली जिंगचांग ने समझा कि ऐसी चीजें हैं जिन पर बच्चों के सामने चर्चा नहीं की जानी चाहिए और उन्होंने जोर नहीं दिया। इसके बजाय उन्होंने यान वेनशियो और उसके भाई बहनों के साथ छोटी छोटी बातें करना शुरू कर दिया। चैप्टर 178, वृत बोलो, तुम एक दिन देर से क्यों आए? क्या तुम्हारी छोटी बहन ने तुम्हें एक रात और रुकने के लिए कहा था? दाओहुआ और अन्य लोगों के साथ कुछ देर तक बातचीत करने के बाद ली जिंगचांग ने घर के बच्चों को तीनों को खेलने के लिए बाहर ले जाने दिया, और एक बार जब वे चले गए तो वह ली जिंगयान की ओर मुड़ा और पूछा। रहस्य का बहाना करते हुए ली जिंगयान ने मुस्कुराते हुए कहा, बड़े भाई, अनुमान लगाओ कि हम कल रात कहाँ रुके थे? ली जिंगचांग ने चिढ़कर ली जिंगनन की ओर देखा, अब तुम युवा नहीं हो, मजाक करना बंद करो, अभी हमें बताओ।
फैन फैमिली और जियान फैमिली ने भी ली जिंगियान को उत्सुकता से देखा। ली जिंगियान ने खांसते हुए अपना गला साफ किया और उत्साह के साथ कहा, पिछली रात हम वुहुआ माउंटेन रॉयल पैलेस में रुके थे। क्या? ली जिंगचांग सहित तीनों चौंक गए। चलो, हमें बताओ, वास्तव में क्या हुआ? इस बार ली जिंगियान ने देर नहीं की और उन्हें दाओहुआ की जियो येयांग की यात्रा के बारे में बताया। यह सुनकर कि दाओहुआ और अन्य लोग लिटिल प्रिंस के काफी करीब थे, ली जिंगचांग की अभिव्यक्ति कुछ उदास हो गई। मेरी छोटी बहन आखिरकार अपने आप में आ गई है। ली जिंगियान ने सिर हिलाया। वास्तव में, जब तक वे 3 बच्चे यहाँ हैं, भले ही जीजाजी अपने दिल में व्यापारियों का सम्मान नहीं करते हैं, उन्हें मेरी छोटी बहन के प्रति कुछ सम्मान दिखाना होगा। फैन फैमिली और जियान फैमिली ने एक दूसरे पर नजरें डाली और फुसफुसाए। अंत में, एक महिला को अभी भी अपने बच्चों पर भरोसा करने की जरूरत है। जब बच्चे सफल होते हैं, तो वह खड़ी रह सकती है। जहां तक पुरुषों की बात है, कई पत्नियों और रखेलों के साथ नई का पीछा करते हुए और पुराने का तिरस्कार करते हुए वे सबसे कम विश्वसनीय होते हैं। ली जिंगचांग, मुझे सच में उम्मीद नहीं थी कि यान परिवार को इतना अद्भुत भाग्य मिलेगा। ली जिंगनन, हम सब कुछ उस लड़की दाओहुआ के ऋणी हैं। यदि वह नहीं होती, तो मुझे संदेह है कि हमारे बहनोई अभी भी काउंटी मजिस्ट्रेट के पद पर बैठे होते। फैन फैमिली ने हस्तक्षेप करते हुए कहा, दाओहुआ के बारे में बात करते हुए, वो वास्तव में ऐसा नहीं लगता कि वो ग्रामीण इलाकों में पली बड़ी है। उसके व्यवहार और शालीनता से मुझे लगता है कि वो कुछ उच्च कुल की महिलाओं को भी मात देती है। उसने वास्तव में यह उम्मीद नहीं की थी कि दाओहुआ इतनी आश्चर्यजनक रूप से सुंदर होगी, लेकिन उससे भी अधिक आश्चर्यजनक उसका शांत और संतुलित व्यवहार था। फैन फैमिली को पहले से चिंता थी कि यान फैमिली की उपपत्नी बेटी उसे पछाड़ देगी। ली जिंगियान ने हंसते हुए कहा, बूढ़ी मालकिन यान दाओहुआ से काफी प्यार करती है, यहाँ तक कि ग्रामीण इलाकों में भी उसने उसे अच्छी तरह से पाला है। जियान परिवार मुस्कुराया। मुझे लगता है, ऐसा इसलिए है क्योंकि छोटी बहन के बुनियादी सिद्धांत अच्छे हैं, इसीलिए उसकी इतनी चतुर बेटी है। प्रशंसक परिवार, जल्दी हमें बताओ, रॉयल पैलेस कैसा था? ली झिंगनियन ने तुरंत महल में जो कुछ भी देखा और अनुभव किया, उसका विस्तार से वर्णन किया। महल के बारे में बोलने के बाद, ली जिंगियान ने चाय की चुस्की ली और एक और विषय उठाया। वैसे, जब मैं वहां था, तो मेरी छोटी बहन ने मुझे निजी तौर पर बताया कि दाओहुआ कुछ अधिक उपज देने वाली अनाज की किस्में लेकर आया है, और जीजाजी उन्हें आजमा रहे हैं। सफल होने पर, वह अपने प्रदर्शन के शीर्ष पर होंगे। ली जिंगचांग की अभिव्यक्ति उज्ज्वल हो गई। वास्तव में, जीजाजी पद पर जितना ऊंचा उठेगा, ली परिवार के लिए उतना ही अच्छा होगा। ली जिंगनियन ने सिर हिलाया। यह अभी भी प्रायोगिक चरण में है, लेकिन सफलता की बहुत अच्छी संभावना है। यान कबीले ने पहले ही इसे विकसित करने की कोशिश की थी। ली जिंगचांग उत्साहित हो गए। अनाज उत्पादन में सुधार, यह एक बड़ी उपलब्धि है। अगर इसे बढ़ावा मिलता है, तो हमारे बहनोई को भी पदोन्नति मिल सकती है। ली झिंगनियन ने मुस्कुराते हुए जारी रखा। छोटी बहन ने यह भी कहा कि चूंकि पिछले साल तरबूज बहुत अच्छे से बिके थे, इसलिए उसने हमारे लिए अपनी संपत्ति पर बोने के लिए कुछ बीज बचाए थे। ली जिंगचांग की अभिव्यक्ति चमक उठी। यह बहुत अच्छी खबर है। पिछले साल के तरबूजों की इतनी मांग थी, हम तब खत्म हो गए जब लोग अभी भी उन्हें ढूंढ रहे थे। मुझे लगा कि हम चूक गए। अगर हम उन्हें इस साल उगा सकते हैं, तो हम निश्चित रूप से अच्छा लाभ कमाएंगे। ली जिंगनन, वैसे, बड़े भाई, दाओहुआ द्वारा बनाई गई शराब के बारे में आप क्या सोचते हैं? ली जिंगचांग ने तुरंत कहा, बेशक यह स्वादिष्ट है। क्यों? क्या मेरी छोटी बहन ने कुछ और कहा? ली जिंगियान ने अपना सिर हिलाया। छोटी बहन नहीं, यह दाओहुआ थी। उसने कहा कि वह हमें वाइन रेसिपी बेचेगी और पूछा कि क्या हम रुचि रखते हैं। इस पर ली जिंगचांग फैमिली और जियान फैमिली के साथ आश्चर्यचकित रह गए। ली जिंगचांग के हंसने और डांटने में थोड़ा समय लगा। वह लड़की कितने साल की है, और वह पहले से ही अपने दम पर व्यवसाय करने का साहस कर रही है। ली झिंगनियन दाओहुआ की गंभीर व्यावसायिक चर्चा को याद करते हुए
हंसने के अलावा कुछ नहीं कर सके। उसने कहा कि वह एक संपत्ति खरीदना चाहती है और उसके पास चांदी की कमी है। वाइन बनाने की प्रक्रिया जटिल है और इसे प्रबंधित करने के लिए पेशेवरों की आवश्यकता होती है। वह इसे अकेले नहीं संभाल सकती। फैन फैमिली ने उत्सुकता से पूछा, उसे कितनी चांदी चाहिए? ली जिंगियान ने फिर से हंसते हुए कहा, उस लड़की ने हमें केवल राशि तय करने के लिए कहा। उसका मानना कि चाचा और चाची उसे नुकसान नहीं होने देंगे। देखो कैसे बोलती है, पानी की एक बूंद भी नहीं टपक सकती। मैं खुद को रोक नहीं सका और बस उसके माथे पर झटका मार दिया। कुछ देर हंसने के बाद ली जिंगचांग ने फिर पूछा, क्या छोटी बहन और जीजाजी को इस बारे में पता है? वाइन बनाने की विधि की बिक्री बहुत बड़ी बात है। उन दिनों, चाहे वह वाइन बनाना हो या मिश्रित दवा, या यहाँ तक कि एक साधारण नुस्खा, जब भी कोई नुस्खा शामिल होता, तो कौन सा परिवार इसे सावधानीपूर्वक संजोकर नहीं रखता और इसे पीढ़ी दर पीढ़ी पारिवारिक विरासत के रूप में नहीं सौंपता? ली जिंगनन, छोटी बहन ने कहा कि यह दाओहुआ का अपना मामला है, उसे अपने फैसले खुद करने चाहिए। जहां तक की बात है तो वे आमतौर पर इन मामलों में नहीं पड़ते। कुछ देर सोचने के बाद ली जिंगचांग ने कहा, शराब एक परिष्कृत और मूल्यवान वस्तु है। यदि इसे वास्तव में बनाया जा सकता है, तो कोई चिंता की बात नहीं है कि यह नहीं बिकेगा। यह काम कर सकता है। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, थोड़ी देर में मैं व्यक्तिगत रूप से इस व्यापारिक सौदे के बारे में दाओहुआ से बात करूंगा। यह सुनकर ली झिंगनियन समेत तीनों लोग हंस पड़े। फैन फैमिली ने आह भरते हुए कहा, हम दाओहुआ को जो वार्षिक उपहार भेज रहे हैं, वो आखिरकार बर्बाद नहीं हुआ है। हमने उस पर स्नेह बरसाया है, और यह लड़की वास्तव में कृतज्ञता जानती है, अपने चाचा के घर का समर्थन करने को तैयार है। जियान परिवार ने मुस्कुराते हुए कहा, वास्तव में। ली परिवार को वाइन रेसिपी बेचने की दाओहुआ की पहल से कोई भी देख सकता है कि वो उनके साथ कितना करीब महसूस करती है। ली परिवार के आंगन में दाओहुआ आश्चर्य से भरे चेहरे के साथ अपने चचेरे भाई ली जिक्सुआन और ली जिक्सन को प्रदर्शन करते हुए देख रही थी। ली जिक्सुआन ने गुझेंग बजाया जबकि ली जिक्सन ने नृत्य किया। दोनों में पूर्ण सामंजस्य था। संगीत मनमोहक था, नृत्य उत्कृष्ट था, वास्तव में मनभावन दृश्य था। यान वेनकाई उनके बगल में था, लगातार प्रशंसा में ताली बजा रहा था, और उसने दाओहुआ से कहा, बड़ी बहन, तुम्हें भी थोड़ा सीखना चाहिए। जैसे ही दाओहुआ सिर हिलाने वाली थी, उसने यान वेनशियू को अपने पास यह कहते हुए सुना, बड़ी बहन को ये चीजें सीखने की जरूरत नहीं है। यान वेनकाई और दाओहुआ एक पल के लिए स्तब्ध रह गए और अपने बड़े भाई को देखकर हैरान हो गए। यान वेनशियू ने कुछ नहीं बताया, इसके बजाय वह ली परिवार के भाइयों से किसी और चीज के बारे में बात करने गया। बड़े भाई का इससे क्या मतलब है? दाओहुआ कुछ हैरान था। यान वेनकाई भी भ्रमित थे। अपने सिर के पिछले हिस्से को खुजलाते हुए उन्होंने अनिश्चित रूप से कहा, क्या ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि गायन और नृत्य का उद्देश्य मनोरंजन करना और भीड़ को खुश करना है, जो प्रकृति में तुच्छ है? दाओहुआ की अभिव्यक्ति अचानक एहसास में बदल गई। दरअसल, प्राचीन समय में सार्वजनिक रूप से नृत्य करना कोई विशेष सम्मानजनक कार्य नहीं माना जाता था। इससे उसे बात समझ में आ गई। उसने पहले भी युवा महिलाओं की कई सभाओं में भाग लिया था, जहां हर कोई चाय पीता था, फूलों की प्रशंसा करता था, कविता लिखता था और इस तरह की प्रतिभाओं का कोई प्रदर्शन नहीं करता था। दाओहुआ ने मंच पर ईमानदारी से प्रदर्शन कर रहे अपने दो चचेरे भाइयों की ओर देखा और प्रतिबिंबित किया कि प्राचीन सामाजिक दायरे वास्तव में स्पष्ट रूप से सीमांकित थे, और युवा महिलाओं की सभाओं से व्यापारियों की निचली स्थिति का भी एहसास हो सकता था। यान वेनकाई अभी भी गहरी सोच में थे। जितना अधिक उन्होंने इस पर विचार किया, उतना ही उन्हें लगा कि दूसरों के मनोरंजन के लिए नृत्य करना उचित नहीं लगता। उन्होंने जोर से सोचा, यदि सार्वजनिक रूप से नृत्य करना अच्छा नहीं है, तो हमारे चाचा और चाची ने अभी भी मेरे चचेरे भाइयों को सीखने के लिए प्रोत्साहित क्यों किया? दाओहुआ ने आह भरते हुए कहा, क्योंकि उनका सामाजिक दायरा इसकी मांग करता है। जब तक ली परिवार अभी भी अन्य व्यापारियों के साथ जुड़ा हुआ है, वे सभाओं में भाग लेने से बच नहीं सकते।
यदि अन्य व्यापारी बेटियां ये कौशल सीख रही हैं और वे नहीं सीख रही हैं, तो वे उस दायरे में फिट नहीं हो पाएंगी। थोड़ा सोचने के बाद यान वेनकाई को एहसास हुआ कि वास्तव में इसमें सच्चाई है। उदाहरण के लिए, लिटिल प्रिंस के साथ उनके मार्शल आर्ट अभ्यास को लें। यदि उन्होंने और उनके तीसरे भाई ने कड़ी मेहनत नहीं की और लिटिल प्रिंस की गति के साथ तालमेल नहीं रखा, विनिमय अभ्यास के दौरान ठीक से तालमेल बिठाने में असफल रहे, तो वे लिटिल प्रिंस के समान कक्षा में होने की उम्मीद नहीं कर सकते थे, भले ही वे उसे पहले से जानते हों। अगर सार्वजनिक रूप से नृत्य करना अच्छा नहीं है, तो क्या हमें अपने चचेरे भाइयों को चेतावनी देनी चाहिए और उन्हें ऐसा करने से रोकना चाहिए? दाओहुआ ने जल्दी से अपना सिर हिलाया और चारों ओर देखा। यह देखकर कि कोई उन पर ध्यान नहीं दे रहा है, वह धीमी आवाज में बोली, बिल्कुल नहीं, चौथे भाई, क्या आपको लगता है कि चाचा और चाची को नहीं पता है? वे जानते हैं, फिर भी उन्होंने ऐसा करना चुना, इसलिए उनके पास अपने कारण और तर्क होने चाहिए। अगर हम इसे बिना सोचे समझे उठाएंगे, तो यह केवल उन्हें परेशान करेगा और उन्हें यह सोचने पर मजबूर कर देगा कि हम उन्हें नीची दृष्टि से देख रहे हैं। वो अच्छी तरह से जानती थी कि उसकी अपनी माँ हमेशा उसकी व्यावसायिक पृष्ठभूमि के बारे में संदेह रखती थी। यह सुनकर यान वेनकाई ने तुरंत सिर हिलाया, यह संकेत देते हुए कि वो इसके बारे में नहीं बोलेंगे। चचेरे भाई, आप और चौथा भाई हमारा प्रदर्शन नहीं देखकर क्या फुसफुसा रहे हैं? ली जिक्सन की आवाज आई। यान वेनकाई ने तुरंत कहा, हम कह रहे थे कि आप कितना सुंदर नृत्य करते हैं। यह सुनकर मंच पर मौजूद ली जिक्सन ने गर्व से अपना सिर उठाया और कहा, हर बार जब मैं दूसरे घर में भोज में शामिल होती हूँ, तो मेरा नृत्य और बड़ी बहन का संगीत हमेशा पहला स्थान जीतता है। मंच पर दोनों बहनों को आत्मविश्वास से चमकता देख दाओहुआ मुस्कुराए और ताली बजाई। अलग अलग मंडलियां, अलग अलग गतिविधियां, सांसारिक विचारों के साथ पारंपरिक निर्णय लागू करने की कोई आवश्यकता नहीं है। चैप्टर 179, लालटेन महोत्सव। पहले महीने में प्रांतीय राजधानी में प्रतिदिन विभिन्न प्रकार के सड़क प्रदर्शनों की हलचल थी। इन पिछले कुछ दिनों में ली झिंगनियन अक्सर दाओहुआ के तीनों और ली भाई बहनों को इत्मीनान से सैर करने, खरीदारी करने या खाने और कहानी सुनने के लिए बाहर ले जाते थे, जिससे छोटे बच्चे हर दिन भरपूर आनंद लेते थे। पलक झपकते ही लालटेन महोत्सव आ गया। सिस्टर जिक्सुआन, क्या हमें इतनी जल्दी निकलने की जरूरत है? दाओहुआ ने अपनी पॉकेट घड़ी खोली और देखा कि अभी शेष शाम 6 बजे का केवल चौथा घंटा था और बाहर अभी भी रोशनी थी। जब ली जिक्सुआन दाओहुआ को घोड़े पर चढ़ने में मदद कर रही थी, तो उसने कहा, यह जल्दी नहीं है। आप नहीं जानते क्योंकि यह आपका पहली बार है, लेकिन हर साल लालटेन महोत्सव के दौरान सड़कों पर अविश्वसनीय रूप से भीड़ होती है। अगर हम देर से निकलते हैं, तो हम निश्चित रूप से फंस जाएंगे। हमें फ्लोट परेड देखने के लिए जल्दी जाना होगा। अन्यथा, जब रात होगी, तो पूरी मुख्य सड़क लोगों से खचाखच भर जाएगी और हम भीड़ के बीच से बिल्कुल भी नहीं निकल पाएंगे। यह सुनकर दाओहुआ ने विरोध करना बंद कर दिया और चुपचाप बहन जिक्सुआन के पीछे गाड़ी पर चढ़ गया। सुरक्षा की चिंता से इस बार चाचा चाची दोनों जा रहे होंगे। इस समय वे पहले से ही आगे की गाड़ी में बैठे थे। एक बार जब युवा लोग बैठ गए, तो गाड़ी मुख्य सड़क की ओर चली गई। जब वे अभी भी मुख्य सड़क से 2 सड़क दूर थे, दाओहुआ और ली परिवार के बाकी लोग गाड़ी से बाहर निकल गए। हमें बाकी रास्ता पैदल चलना होगा, यहाँ गाड़ियों के लिए बहुत भीड़ है, ली जिक्सुआन ने दाओहुआ को धीरे से समझाया। दाओहुआ ने सिर हिलाया। उसे अपने चचेरे भाई को समझाने की जरूरत नहीं थी, वह स्थिति को स्वयं देख सकती थी। अभी अंधेरा हो रहा था और सड़कें पहले से ही लोगों से भरी हुई थीं। ली जिंगनियन द्वारा गाड़ियों को ठीक से पार्क करने की व्यवस्था करने के बाद समूह मुख्य सड़क की ओर बढ़ गया। चेनली, तुम लड़कों को मौज मस्ती करते समय केवल अपना ही ख्याल नहीं रखना चाहिए। अपनी 3 बहनों का ख्याल रखना सुनिश्चित करो। ली झिंगनियन ने उन्हें याद दिलाया। ली चेनई ने तुरंत जवाब दिया, चिंता मत करो अंकल, हम लड़कियों की अच्छी देखभाल करेंगे। इसके बाद ली चेनई तेजी से आगे बढ़ते हुए उस रेस्तरां की ओर बढ़े,
जिसे उन्होंने अपने छोटे भाइयों और बहनों के साथ आरक्षित किया था। बड़ा चचेरा भाई बहुत विचारशील है। सैर के दौरान यान वेंशियू दाओहुआ के पास रुका रहा। कभी कभी तीन भाई बहनों के खिलाफ धक्का मुक्की कर रहे लोगों को रोकने के लिए अपना हाथ बढ़ाता था। ली जिक्सुआन की टिप्पणियां सुनकर दाओहुआ ने अपना मुंह ढक लिया और हंसने लगी। मेरा सबसे बड़ा भाई स्वाभाविक रूप से अच्छा है। बात सिर्फ इतनी है कि अगर वो हमेशा नियमों और शिष्टाचार के बारे में बात नहीं करता तो ये और भी बेहतर होता। दाओहुआ के चंचल व्यवहार को देखकर ली जिक्सुआन हंसे। संतुष्ट रहो, हम ऐसे सौम्य, विद्वान और ज्ञानी भाई को पाकर प्रसन्न होंगे। दाओहुआ, तीनों चचेरे भाई भी महान हैं। सबसे बड़ा चचेरा भाई स्थिर है, दूसरा चचेरा भाई हार्दिक है, और तीसरा चचेरा भाई कोमल और चौकस है। जब स्वादिष्ट या मजेदार चीजों की बात आती है तो वे हमेशा आपके बारे में सोचते हैं। वे वास्तव में भाइयों की तरह व्यवहार करते हैं। ली जिक्सन ने कहा, यह केवल इसलिए है क्योंकि आप यहाँ हैं। आमतौर पर वे हमें खेलने के लिए बिल्कुल भी बाहर नहीं ले जाते। दाओहुआ ने मुस्कुराते हुए कहा, लड़कों और लड़कियों को अलग अलग चीजें पसंद होती हैं। मुझे लगता है कि जब तक एक भाई अपनी बहनों की रक्षा कर सकता है, वह एक अच्छा भाई है। अचानक ली जिक्सुआन ने दाओहुआ को जॉगिंग में खींच लिया। बातचीत बंद करो, हम लगभग उसी रेस्तरां में पहुंच चुके हैं जिसे हमने बुक किया था। मुख्य सड़क को रोशनी और रंगों से सजाया गया था और सभी प्रमुख रेस्तरां लोगों से खचाखच भरे थे। मेरे छोटे खजाने, धीरे करो, खो मत जाओ, सबसे बड़ी चाची ने कभी कभी याद दिलाते हुए कहा। हालांकि दाओहुआ और उसकी पार्टी काफी पहले निकल गई, लेकिन जब तक वे आरक्षित रेस्तरां में पहुंचे, आसमान पूरी तरह से काला हो चुका था। हे भगवान, आखिरकार हमने इसे बना लिया। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं पूरी तरह से थक गया हूँ। रेस्तरां के निजी भोजन कक्ष में प्रवेश करने पर यान वेनकाई ने अतिशयोक्तिपूर्ण ढंग से कहा, जिससे सभी हंस पड़े। यह वास्तव में किसी युद्ध से जूझने जैसा था। हालांकि पहले चंद्र महीने के 15वें दिन अभी भी काफी ठंड थी। इस तरह की यात्रा के बाद दाओहुआ को काफी पसीना आया और कमरे में प्रवेश करने पर उसे अपने माथे से पसीना पोंछने के लिए रुमाल का उपयोग करना पड़ा। बहनों ली जिक्सुआन और ली जिक्सन ने दाओहुआ को बाहर की घनी, कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाली भीड़ को देखने के लिए खिड़की की ओर खींच लिया। ली जिक्सन, भगवान का शुक्र है कि पिता ने पहले से ही एक रेस्तरां आरक्षित कर लिया था, अन्यथा हम भी बाकी सभी लोगों के साथ बाहर रहते। इधर उधर देखते हुए ली जिक्सुआन ने खेद का संकेत व्यक्त किया। ऊपर एक जगह बुक करना अच्छा होता, फिर हम आगे तक देख सकते थे। ली जिंगचांग ने जो कमरा आरक्षित किया था वह पहली मंजिल पर था। यह भी केवल इसलिए संभव हो सका क्योंकि उन्होंने कुछ मदद की अपील की थी। ली जिक्सन ने आह भरते हुए कहा, लिंटन फेस्टिवल के दिन बिना आरक्षण के मुख्य सड़क पर किसी भी रेस्तरां में जगह पाना असंभव है। पिताजी को यह कमरा 10 दिन से अधिक पहले आरक्षित करना पड़ा था। दाओहुआ की जुबान बंद हो गई थी। क्या वह युवा मिसली नहीं है? अचानक कमरे के बाहर से एक चुलबुली महिला की आवाज आई। कमरा खुला था और जब दाओहुआ मुड़ी तो उसने कई अच्छे कपड़े पहने युवा महिलाओं को अपनी ओर देखते देखा। ली जिक्सुआन ने मुस्कुराते हुए और सिर हिलाते हुए जवाब दिया। अपना सिर घुमाते हुए ली जिक्सन ने धीमी आवाज में दाओहुआ से कहा, वे प्रांतीय वाणिज्य संघ के प्रमुख की बेटियां हैं, जो हमेशा अपने परिवार की प्रतिष्ठा के कारण गर्व से भरी रहती हैं। आमतौर पर वे मुश्किल से हमें सिर हिलाकर स्वीकार करते हैं। आज वे केवल यह दिखाने के लिए हमारा स्वागत कर रहे हैं कि उनके पास एक बेहतर कमरा बुक करने के लिए पर्याप्त कनेक्शन और धन है। जैसा कि अपेक्षित था, अग्रणी युवती ने मुस्कुराते हुए जोर से पूछा, मिस ली, आप दूसरी मंजिल पर जाने के बजाय पहली मंजिल पर क्यों बैठी हैं? जैसे ही ये शब्द बोले गए, अन्य युवतियां आपस में मुस्कुराने लगीं और खिलखिलाने लगीं। ली जिक्सन ने तुरंत कहा, हमें पहली मंजिल पर बैठना पसंद है। राष्ट्रपति परिवार की युवा महिला ने अपना मुंह ढक लिया और हंसते हुए कहा, आप पहली मंजिल से क्या देख सकते हैं? सिरों का समुद्र या उनकी पीठ? ली जिक्सन ने क्रोधित होकर कहा, हमें सिर्फ सिर और पीठ देखना पसंद है।
इस रेस्तरां में वैसे भी केवल 2 मंजिल हैं। आप हमसे बस थोड़े ही ऊंचे हैं, इसमें इतना आत्मसंतुष्ट होने की क्या बात है। राष्ट्रपति परिवार की युवा महिला के चेहरे पर मुस्कान एक पल के लिए रुक गई और उसने ली जिक्सन की ओर देखा। उसकी नजर अचानक दाओहुआ पर पड़ी, जो उसे सिर से पांव तक देख रही थी। उसे प्रभावशाली ढंग से कपड़े पहने देखकर वह मुस्कुराई और पूछा, मुझे नहीं लगता कि मैंने इस छोटी बहन को पहले कभी देखा है। वह किस परिवार से है? ली जिक्सन, बेशक आपने उसे पहले नहीं देखा है। वह मेरी चाची की चचेरी बहन है। यह सुनकर राष्ट्रपति परिवार की युवा कुमारी की आंखें चमक उठीं। क्या ली जिक्सन की मौसी की शादी अधिकारियों से नहीं हुई थी? वह मुस्कुराई और बोली, हमारे परिवार का ऊपर एक निजी कमरा है। आप तीनों शायद पहली मंजिल से तैरती लालटेन की रूपरेखा भी नहीं देख सकते। आप हमारे साथ क्यों नहीं जुड़ते? उसके स्वर में कृपालु दान की भावना झलक रही थी। ली जिक्सुआन और ली जिक्सन ने बात नहीं की बल्कि दाओहुआ की ओर देखा। दाओहुआ ने उन दोनों को अपनी ओर देखते हुए और यह देखते हुए कि निजी कमरे में चाचा और चाची उनकी बातचीत से अनजान लग रहे थे, मुस्कुराते हुए कहा, मुझे लगता है कि पहली मंजिल काफी अच्छी है, और ऐसा लगता है कि इस युवा महिला के परिवार में बहुत सारे सदस्य हैं। तब हम आपको परेशान नहीं करेंगे। ली जिक्सन ने तुरंत अपना सिर हिलाया, ठीक है, हम आपको परेशान नहीं करेंगे। राष्ट्रपति परिवार की युवा महिला ने भौहें चढ़ा ली, लेकिन तुरंत मुस्कुराहट के साथ इसे छिपा लिया और जारी रखा, लालटेन महोत्सव साल में केवल एक बार होता है। पहली मंजिल से लोगों के समुद्र को देखना आनंददायक कैसे हो सकता है? लेकिन जब से हम मिले हैं, मैं अपनी बहनों से कुछ जगह बनाने के लिए कहूंगा, और आप हमारे साथ आ सकते हैं। इस पर दाओहुआ कुछ हद तक अचंभित हो गया। क्या राष्ट्रपति परिवार की इस युवा मुखिया के साथ कुछ गड़बड़ थी? क्या उसने उन्हें यह कहते हुए नहीं सुना कि वे ऊपर नहीं जाना चाहते? ली जिक्सन ने ठंडे स्वर में कहा, यदि आप लालटेन परेड के सर्वोत्तम दृश्य के बारे में बात कर रहे हैं, तो आपको चोंग बिल्डिंग में होना होगा। एक रेस्तरां की दूसरी मंजिल के बारे में इतना अच्छा क्या है? आपको केवल फ्लोट फ्रेम की एक झलक मिलेगी, पहली मंजिल से बहुत अलग नहीं। राष्ट्रपति परिवार की युवा कुमारी अवाक रह गई, उसके चेहरे पर क्रोध का भाव झलक रहा था। यदि यह तथ्य न होता कि ली परिवार के रिश्तेदार अधिकारी थे, तो उसे यहाँ अपनी सांसें बर्बाद करने की जहमत नहीं उठानी पड़ती। दूसरी ओर, ली परिवार के 4 वयस्कों ने बच्चों के मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया और आपस में बातें कर रहे थे और हंस रहे थे। तभी रेस्टोरेंट में और लोग दाखिल हो गए। इस बार वयस्क लोग आए, विशेष रूप से चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सम्मानित प्रमुख और कई व्यापारिक परिवारों के सदस्य भी आए। ली जिंगचांग और ली जिंगियान को देखकर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रमुख ने तुरंत मुस्कुराते हुए कहा, आप ली मालिकों ने केवल पहली मंजिल पर एक निजी कमरा क्यों आरक्षित किया? चलो, हमारे पास ऊपर जगह है, वहां से दृश्य बेहतर है। ली जिंगचांग ने मुस्कुराते हुए मना कर दिया, इस तरह के प्रस्ताव के लिए धन्यवाद, लेकिन इस बार हम जिन महिलाओं को साथ लाए हैं उनके लिए यह बहुत सुविधाजनक नहीं है। शायद अगली बार। एक व्यापारी चाटुकारिता भरी मुस्कान के साथ आगे बढ़ा, क्या ली बॉस ने इतनी बड़ी संपत्ति बना ली है कि अब आप हमें तुच्छ समझते हैं? ली जिंगचांग ने कोई जवाब नहीं दिया। पिछले साल तरबूज बेचने से ली परिवार का काफी ध्यान आकर्षित हुआ था और कई लोग ईर्ष्यालु थे। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रमुख ने कमरे में लोगों पर नजर डाली, उनकी नजर यान परिवार के 3 भाई बहनों पर टिकी हुई थी। कुछ युवाओं को ऊपर आने देना कैसा रहेगा? ली जिंगियान ने हंसते हुए कहा, मेरे बच्चे बहुत उद्दंड हैं, हम आपको परेशान नहीं करेंगे। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रमुख बिना अधिक अनुनय के लिए बंधुओं की ओर देखकर मुस्कुराए। कुछ वाक्यों तक बातचीत करने और थोड़ी देर खड़े रहने के बाद वह मुड़े और अपनी बेटियों और अन्य लोगों के साथ चले गए। यह ली परिवार वास्तव में उदारता की सराहना करना नहीं जानता। एक अस्पष्ट हंसी निजी कमरे में तैर गई। दाओहुआ ने अपने चाचा चाचियों की ओर देखा, उनकी प्रतिक्रिया की कमी को ध्यान में रखते हुए, और इस तरह मामले को जाने दिया। बाद में धीरे धीरे अधिक लोग रेस्तरां में दाखिल हुए, जिनमें से कई लोग ली परिवार को जानते थे।
पहली मंजिल पर बैठे ली परिवार के सदस्यों को देखकर उन सभी ने आत्मसंतुष्ट संरक्षणात्मक अभिव्यक्तियां दिखाईं, अपने तुलनात्मक अहंकार को संतुष्ट करने के लिए दिखावटी निमंत्रण दिया, फिर चुपचाप चले गए। दाओहुआ ने इस बात की प्रशंसा की कि कैसे ली चाचा और चाची बेफिक्र रहते थे, हमेशा मुस्कुराते रहते थे और वह इससे बहुत प्रभावित हुई। उसी समय वो प्रतिबिंबित करने से खुद को नहीं रोक सकी। दरअसल जहाँ भी लोग हैं, वहाँ नदियाँ और झीलें हैं और तेज धारें हैं। ली परिवार ने जो रेस्तरां आरक्षित किया था वह मुख्य सड़क पर सबसे अच्छी स्थिति में नहीं था। मुख्य स्थानों पर अधिकतर कुलीन परिवारों और अधिकारियों का कब्जा था। लालटेन परेड मुख्य सड़क के पिछले हिस्से से शुरू होगी और सिर की ओर बढ़ेगी, चोंग बिल्डिंग पर समाप्त होगी जहां लालटेन जलाए जाएंगे और एक ही बार में सभी को उड़ाते हुए भेजा जाएगा। इसलिए वे बस इतना ही कर सकते थे कि वे हलचल में शामिल हो जाएं। सड़कों पर जीवंतता शुरू होने से पहले उन्हें अधिक समय तक इंतजार नहीं करना पड़ा। लालटेन परेड शुरू होने वाली थी। भले ही वह केवल भीड़ और लोगों को ही देख पा रही थी, दाओहुआ उत्साह से भरी हुई थी। इस सामुदायिक खुशी का हिस्सा बनना और जीवंत माहौल को महसूस करना रोमांचकारी था। उसी समय अंगरक्षकों का एक दस्ता तेजी से रेस्तरां में दाखिल हुआ और सीधे दाओहुआ के निजी कमरे की ओर बढ़ गया। यंग मिस यान, यंग मास्टर यान, हमने अंततः आपको ढूंढ लिया। झाओ एर्गो को देखकर दाओहुआ आश्चर्यचकित हो गया, तुम यहाँ कैसे आए? झाओ एर्गो ने मुस्कुराते हुए कहा, मास्टर चोंग बिल्डिंग में लालटेन देख रहे हैं और वहाँ आप सभी के शामिल होने का इंतजार कर रहे हैं। चैप्टर 180, चोंग बिल्डिंग में लालटेन देखना, जियो येयान प्रांतीय हवेली में है। दाओहुआ ने आश्चर्य से झाओ एर्गो को देखा। झाओ एर्गो ने सिर हिलाया, मिस यान, फूलों की परेड शुरू होने वाली है। कैसा रहेगा अगर हम पहले चोंग बिल्डिंग जाएं? यदि आपके कोई प्रश्न हैं, तो आप हमारे वहां पहुंचने के बाद उनसे पूछ सकते हैं। सड़कों पर बहुत सारे लोग थे और लिटिल प्रिंस ने केवल यह उल्लेख किया था कि मिस यान और यान सज्जन झेंग स्ट्रीट पर लालटेन देख रहे होंगे। उसे सटीक स्थान नहीं पता था, इसलिए वह अपने लोगों को एक दुकान से दूसरी दुकान ले गया और समूह को ढूंढने में उन्हें दिन का अधिकांश समय लग गया। यह दाओहुआ बहुत प्रलोभित था। एक ऊंची इमारत के ऊपर खड़ा होना और झांकियों की परेड को देखना निस्संदेह एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करेगा। लेकिन अगर वो और उसके दो भाई ऐसे ही चले गए, तो अपने चाचा के परिवार को पीछे छोड़ना सही नहीं होगा, है ना? ऐसा लग रहा था कि ली जिंगचांग को पता था कि दाओहुआ क्या सोच रहा था। अपने दिल में उत्साह को दबाते हुए वो मुस्कुराया और कहा, दाओहुआ, तुम्हें जल्दी जाना चाहिए, दूसरों को इंतजार मत कराओ। दाओहुआ ने अपने चाचा और चाची की ओर देखा, फिर ली परिवार के चचेरे भाइयों की ओर देखा और झाओ एर्गो से पूछा, क्या मैं अपने चचेरे भाइयों को अपने साथ ला सकता हूँ? झाओ एर्गो ने ली चेन्नई और अन्य लोगों की ओर देखा और सिर हिलाया, बेशक। यह सुनकर ली जिंगचांग और अन्य सभी ने प्रसन्नता व्यक्त की। ली चेन्नई और युवा भी उत्साहित थे। चोंग बिल्डिंग से परेड देखना कुछ ऐसा था जिसके बारे में उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। ली जिंगचांग ने मुस्कुराते हुए कहा, फिर आगे बढ़ें। वेन शियू, आपके चचेरे भाइयों ने दुनिया का ज्यादा हिस्सा नहीं देखा है। उनकी देखभाल करने में मदद करें, ठीक है? यान वेनशियू ने तुरंत आश्वासन दिया, अंकल, चिंता मत करो। फिर दाओहुआ एक चचेरे भाई का हाथ पकड़कर चोंग बिल्डिंग की ओर झाओ एर्गो और उसके लोगों का पीछा किया। जब तक वे रेस्तरां से बाहर नहीं निकले तब तक ली जिक्सिन को होश नहीं आया। दाओहुआ का हाथ पकड़ते हुए उसने उत्साह से कहा, चचेरे भाई, क्या हम वास्तव में झांकियों की परेड देखने के लिए चोंग बिल्डिंग जा रहे हैं? दाओहुआ ने सिर हिलाया, हाँ। ली जिक्सुआन भी उत्साहित थी लेकिन घबराहट से उसकी भौहें तन गईं। जिन लोगों को चोंग बिल्डिंग में अनुमति दी गई है वे सभी कुलीन हैं। क्या हमारा जाना वाकई ठीक है? दाओहुआ ने ली जिक्सुआन का हाथ दबाया, यह ठीक रहेगा। जब हम वहां हों तो बस मेरे पीछे आओ। जैसा मैं करता हूँ वैसा ही करो। ली जिक्सिन ने तुरंत सिर हिलाया, तो आपको हमारी अच्छी देखभाल करनी होगी।
रेस्तरां में वापस ली के चाचा और चाची अंततः शांत हो गए जब उन्होंने दाओहुआ और अन्य लोगों को अंगरक्षकों के केंद्र में अच्छी तरह से संरक्षित देखा, जिससे कोई भी गलती से उनसे टकरा न सके। फैन फैमिली की मैडम ने अपनी बेटी को दाओहुआ का हाथ कसकर पकड़े हुए और अपने सबसे छोटे बेटे को वेंकाई की बांह से घिरे हुए देखकर मुस्कुराते हुए कहा, दाओहुआ और अन्य लोगों की देखभाल व्यर्थ नहीं की गई। अच्छे भाग्य के साथ भी वे अपने चचेरे भाइयों के बारे में नहीं भूले। जियान परिवार की मैडम ने भी मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, छोटी बहन हमेशा अपने पत्रों में उल्लेख करती है कि दाओहुआ कितना दयालु है। अब मैंने आखिरकार इसे अपने लिए अनुभव कर लिया है। उसने सब कुछ साफ साफ देख लिया था। जब वह अंगरक्षक उन्हें बुलाने आया, तो वेंशियू और वेंकई चेन्नई और अन्य लोगों को शामिल करना चाहते थे, लेकिन वे झिझक रहे थे और कुछ नहीं बोल रहे थे। केवल दाओहुआ नामक युवा लड़की ने बोलने की पहल की थी। चीजों को देखने से ऐसा लग रहा था कि वह चाहती थी कि वे सभी उस पल में उसके साथ चलें। अपनी बड़ी बहन और बहू दोनों को खुश देखकर ली जिंगियान ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, आप दोनों बहुत उत्साहित हैं। आखिरकार वे करीबी चचेरे भाई बहन हैं। बेशक, हमें उनकी देखभाल करनी चाहिए। क्या हमारे बच्चे पिछले कुछ दिनों से दाओहुआ के परिवार के तीनों के साथ खुशी से नहीं खेल रहे हैं? स्नेह आपसी है, अगर हम उनके लिए अच्छे हैं, तो स्वाभाविक रूप से वे भी हमारे लिए अच्छे होंगे। जियान परिवार की मैडम ने ली जिंगियान को चंचल दृष्टि से देखा, तुम्हें हमेशा पता होता है कि क्या कहना है। दाओहुआ और उसकी पार्टी के चले जाने के बाद रेस्तरां में हलचल शुरू हो गई। पहली और दूसरी मंजिल पर मौजूद सभी लोगों की नजर उस निजी कमरे पर थी जहां ली जिंगियान और उनका परिवार बैठा था। झाओ एर्गो द्वारा लाए गए अंगरक्षकों का पहनावा और पहनावा आम परिवारों के सामान्य रक्षक या अंगरक्षकों की तुलना में अलग था। व्यापारियों ने सूक्ष्मता पर पैनी नजर रखने के बाद तुरंत पहचान लिया कि ये लोग असाधारण थे। व्यापारी संघ का मुखिया सन यहाँ तक दूसरी मंजिल से नीचे आया और बेशर्मी से ली जिंगचांग के निजी कमरे में बैठ गया। भाई ली, मैंने अभी अभी आपके सम्मानित परिवार के युवा मास्टर्स और मिसेज को जाते हुए देखा। वे कहाँ जा रहे होंगे? ली जिंगचांग ने भौहें चढ़ा ली। अभी कुछ क्षण पहले उन्हें मैनेजर ली कहकर संबोधित किया जाता था, और अब वह ब्रदर ली थे। उन्होंने अपने निजी कमरे में देख रहे सभी लोगों पर नजर डाली, यह जानते हुए कि आज की घटनाओं को गुप्त नहीं रखा जा सकता है। इसलिए उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे दो भतीजे वांग्यू अकादमी में पढ़ रहे हैं, है ना? ऐसा होता है कि उनके सहपाठी चोंग बिल्डिंग से लालटेन देख रहे हैं। जब उन्हें पता चला कि मेरे भतीजे भी यहाँ थे, तो वे उन्हें एक साथ लालटेन का आनंद लेने के लिए आमंत्रित करने आए। व्यापारी संघ के प्रमुख सूर्य को अपने दिल में एक झटका महसूस हुआ। चोंग बिल्डिंग एक ऐसी जगह थी जो केवल प्रांतीय हवेली के उच्च अधिकारियों के रिश्तेदारों के लिए खुली थी। कृपया मेरी अज्ञानता को क्षमा करें, भाई ली, लेकिन आपके भतीजे हैं। ली जिंगचांग ने मुस्कुराते हुए कहा, जिंगझू के प्रीफेक्चुरल गवर्नर के बेटे। सन ने तुरंत मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैंने ऐसा सोचा था। वे दोनों युवा मास्टर इतने प्रतिष्ठित कैसे दिखते थे? यह पता चला कि वे प्रीफेक्चुरल गवर्नर के बेटे हैं। श्रीमती सन भी नीचे आई और बिना किसी हलचल के मुस्कुराते हुए मैडम फैन का हाथ पकड़ लिया। पहली मंजिल का दृश्य कुछ हद तक कम है। मैंने दूसरी मंजिल पर एक निजी बॉक्स में जगह बनाई है। आपको मुझे यह अनुग्रह देना होगा और लालटेन देखने के लिए ऊपर जाना होगा। मैडम फैन और जियान फैमिली की मैडम ने एक दूसरे पर नजरें डाली। चूंकि श्रीमती सन ने व्यक्तिगत रूप से निमंत्रण दिया था, इसलिए मना करना मुश्किल होगा, इसलिए उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, तब हम मैडम के पक्ष में आनंद लेंगे। मैडम सन तुरंत मुस्कुराई और बोली, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? हर किसी का इस तरह एक साथ इकट्ठा होना दुर्लभ है, और आप सभी से मिलने का निमंत्रण प्राप्त करना आमतौर पर कठिन होता है। मैडम फैन और जियान ने ली जिंगचांग भाइयों पर नजर डाली, जो सन परिवार के मुखिया के साथ बेकार की बातें कर रहे थे, और ऊपर मैडम सन के पीछे चले गए। चोंग बिल्डिंग, झाओ एर्गोव और अन्य लोगों के साथ दाओहुआ और उसके साथियों को इमारत के आधार पर आसानी से पहुंचने में देर नहीं लगी।
डी फू पहले से ही चोंग बिल्डिंग में नीचे इंतजार कर रहा था और दाओहुआ को देखकर मुस्कुराते हुए तुरंत एक छोटी सी दौड़ में शामिल हो गया। मिस, आप आखिरकार आ गईं। मास्टर को डर था कि आप लालटेन देखने नहीं आएंगी। दाओहुआ ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं प्रांतीय राजधानी तक आ गया हूँ, मैं उन्हें कैसे नहीं देख सका। ऐसा कहते हुए उसने अपने चचेरे भाई ली जिक्सन और ली जिक्सुआन की ओर इशारा किया। ये मेरे चचेरे भाई हैं, वे मेरे साथ आए हैं। डी फू ने समूह को संक्षेप में बताया, ज्यादा ध्यान नहीं दिया, और फिर मुस्कुराते हुए कहा, चूंकि आप यहाँ हैं, चलो जल्दी करें और ऊपर जाएं। दाओहुआ ने सिर हिलाया और अपने चचेरे भाइयों को ऊपर ले गई। जैसे ही वे चढ़े, ली जिक्सुआन दाओहुआ की ओर झुके और फुसफुसाए, उस युवक की आवाज इतनी अजीब क्यों लग रही है। दाओहुआ ने डी फू पर नजर डाली, जो सामने चल रहा था, और पीछे से फुसफुसाया, वह एक हिजड़ा है। यह सुनकर ली जिक्सुआन और ली जिक्सन दोनों बहनों ने तेजी से सांस ली। किन्ना, जिन्हें शाही परिवार की सेवा के लिए विशेष रूप से नियुक्त किया जाता है। जल्द ही डी फू के नेतृत्व में दाओहुआ और उसका समूह चोंग बिल्डिंग की सबसे ऊपरी मंजिल पर पहुंचे। यह देखकर कि ऊपरी मंजिल पर ज्यादा लोग नहीं थे और वे ज्यादातर परिचित थे, दाओहुआ ने तुरंत राहत की सांस ली। हालांकि जियो येयांग द्वारा लालटेन देखने के लिए आमंत्रित किया जाना बड़े सम्मान की बात थी, लेकिन वो बहुत अधिक ध्यान आकर्षित नहीं करना चाहती थी। क्या आप आ गए? जियो येयांग ने इमारत के नीचे वाली सड़क पर अपनी निगाहें फिराने से पहले दाओहुआ पर नजर डाली। दाओहुआ मुस्कुराया और बुरा नहीं माना। डोंग युवानक्सुआन, झो चेंगे और अन्य की ओर मुड़कर कहा, भाई डोंग, भाई झो, भाई सू, आप सब यहाँ हैं। झो चेंगे ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, प्रांतीय राजधानी में लालटेन महोत्सव हमेशा जीवंत रहता है। बस मनोरंजन में शामिल होने से खुद को नहीं रोक सका। दाओहुआ ने चारों ओर देखा, जिंगवान कहाँ है? क्या वह तुम्हारे साथ नहीं आई? झो चेंगे ने कहा, कबीले में परिवार के किसी बुजुर्ग का जन्मदिन समारोह है, इसलिए उसे घर पर रहना पड़ा और उनके साथ जाना पड़ा। दाओहुआ को थोड़ी निराशा हुई, लेकिन जल्द ही उसका चेहरा फिर से मुस्कुराहट से चमक उठा, और उसने ली चेन्नई और अन्य लोगों का परिचय देना शुरू कर दिया। ये मेरे चचेरे भाई हैं, कृपया मेरे लिए उनकी अच्छी देखभाल करें। डोंग युवानक्सुआन ने मुस्कुराते हुए कहा, जब आदेश देने की बात आती है, तो आप निश्चित रूप से पीछे नहीं हटते। दाओहुआ ने तुरंत मुस्कुराहट लौटाई, ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं जानता हूँ कि भाई डोंग और आप में से बाकी लोग परिष्कृत सज्जन हैं, आप निश्चित रूप से दूसरों की अच्छी देखभाल करेंगे। उधर ली जिक्सुआन और ली जिक्सन दाओहुआ को प्रांतीय अधिकारियों के बेटों के साथ इतनी परिचित बातचीत और मजाक करते हुए देखकर बिल्कुल आश्चर्यचकित थे। इन लोगों में कुछ लोग उनके परिचित थे। उदाहरण के लिए, जिस ब्रदर डोंग से वे अभी मिले थे, वह झोंगझू प्रांत के सर्वोच्च अधिकारी, प्रांतीय गवर्नर डोंग का बेटा था। अन्य, हालांकि पहले नहीं देखे गए थे, संभवतः उनके पिता उच्च पदों पर थे। सामान्य परिस्थितियों में ऐसे लोग उनकी पहुंच से परे, अदृश्य होते थे। फिर भी, अब, उन्होंने स्वयं को उनके साथ खड़ा हुआ, लालटेन की प्रशंसा करते हुए पाया। यान वेनेक्सियू और यान वेनकाई के नेतृत्व में, तीनों चचेरे भाई डोंग युवानक्सुआन और अन्य से परिचित हुए। शीर्ष मंजिल पर अलग अलग परिवारों की अन्य युवा महिलाएं थीं, लेकिन दुर्भाग्य से, दाओहुआ उनमें से किसी को भी नहीं पहचान पाए और इसलिए उनका अभिवादन करने नहीं गई। वह अपनी दो चचेरी बहनों को रेलिंग के पास ले आई और नीचे रोशनी की ओर देखने लगी। बहुत सुंदर, दाओहुआ यह कहने से खुद को नहीं रोक सका, ऊपर से नजारा वास्तव में अलग है। एक रेस्तरां के भीतर से मौज मस्ती महज धुंधली थी, लेकिन चोंग बिल्डिंग के ऊपर से सड़कों का सारा नजारा एक नजर में देखा जा सकता था। चचेरे भाई, मैं एक सेकंड के लिए हट जाऊंगा, तुम दोनों अकेले देखते रहो, ठीक है? ली जिक्सुआन ने जियो येयांग की ओर देखा, जो अकेला खड़ा था और किसी और पर ध्यान नहीं दे रहा था। उसने तुरंत सिर हिलाया, जाओ अपने मामलों पर ध्यान दो, हम अपना अच्छा ख्याल रखेंगे। तभी दाओहुआ मुस्कुराया और जियो येयांग के पास पहुंचा। दीदी, वो व्यक्ति कौन है? वो बहुत घमंडी लगता है।
ली जिक्सन फुसफुसाए, अपनी जिज्ञासा को रोकने में असमर्थ। ली जिक्सुआन ने तुरंत चुप रहने का इशारा किया, लापरवाही से मत बोलो। उस सज्जन को छोड़कर उपस्थित सभी लोगों का परिचय लगभग उनके चचेरे भाई ने ही कराया था। जिस किन्नर से वे पहले मिले थे, उसे ध्यान में रखते हुए सज्जन की पहचान स्पष्ट थी। यह अवश्य ही वह छोटा राजकुमार होगा जिसका उल्लेख हमारे चाचा ने किया था।